अगर आपको इंजरी हुई आपको लड़ना ही पड़ेगा। आतंकवादियों से, पाकिस्तान से, चाइना से ज़्यादा लड़ाई लड़नी पड़ रही है आजकल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से। कोर्ट में लड़ाई लड़नी पड़ रही है। अतुल सुभाष वाला एक केस था, वैसे केसेस आर्मी में भी आते हैं क्योंकि मतलब आई हैव हर्ड ऑन एंड ऑफ कि कुछ न्यूज़ आ जाती है तो पता चल जाता है। हाउ मेनी सच केसेस डू यू गेट डेली बेसिस। मतलब इतना ज़्यादा है? इट इज़ रैम्पेंट। इज इट अ मिलिट्री प्रॉब्लम और इज इट इन जनरल अ सिविलियन ह्यूमन प्रॉब्लम भी है? कोई भी पारिवारिक समस्या चल रही है और लेडी चिट्ठी लिखती है उस व्यक्ति के कमांडिंग ऑफिसर को, या वो लेडी कहीं पे भी डाल दे कि ये बंदा मुझे दुखी कर रहा है, और फिर हम उस बंदे को शो कॉज नोटिस दे देते हैं बिना ज़्यादा कुछ असेस किए, बिना कोई इन्वेस्टिगेशन किए, बिना कोई विटनेसेस को सुने, बिना कोई एक प्रॉपर मौका दिए अपने आप को डिफेंड करने का। हम उस व्यक्ति के खिलाफ मेंटेनेंस अलाउंस का आदेश दे देते हैं। आर्मी एक जो इंस्टीट्यूशन है, अ लॉट ऑफ पीपल हैव अ प्रॉब्लम विद दिस कि आज हम एक आज़ाद देश है बट स्टिल हम पॉलिसीज जो उस वक्त पे बनाई गई थी वही यूज़ कर रहे हैं। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? रीज़न इज़ कि लोगों के मुंह में जुबान नहीं है। नो वन इज़ विलिंग टू कम फॉरवर्ड, नो वन इज़ विलिंग टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट इट। चलते आ रहा है वैसे ही। कम से कम 250 जैग ऑफिसर्स इस समय ऐसे हैं इंडियन आर्मी में सर्विंग, जिनका सबका 2.5 साल 3 साल की सीनियरिटी का लॉस हुआ है। उनका कम से कम 20-30 लाख रुपए का लॉस हो चुका है बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ पे एंड अलाउंसेस, विच इज ऑल इन वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और उन्होंने आज तक इसके लिए प्रोटेस्ट नहीं किया। आई डाउट इफ सच अ सिचुएशन इज एग्जिस्टिंग एनीवेयर इन द वर्ल्ड। अ होल ग्रुप ऑफ लॉयर्स इज सफरिंग इनजस्टिस एंड दे आर नॉट एबल टू प्रोटेस्ट। What do you say is courage? कि सिर्फ आप बॉर्डर पे गए, आपके हाथ में बंदूक है और आप दुश्मन पे गोली चला, ओनली दैट इज करेज? या अगर आपको पता है जो चीज़ गलत है उसको आप गलत बोल पा रहे हो, दैट इज ऑल्सो करेज? इनके पास वो वाला करेज नहीं है। बॉर्डर पे जा करके बंदूक अगर आपके हाथ में है, एक्चुअली उस सिचुएशन में कोई भी करेजेस हो सकता है। दैट करेज इज मच मोर ईजियर। वॉट रियली रिक्वायर्स having a spine, having balls, is to speak up against your seniors, your hierarchy, when you know that what is happening is wrong. नमस्ते, जय हिंद। मेरा नाम है जयेश गंगन और ये है द आवारा मुसाफिर शो, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम बात करते हैं भारत के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की। आज के इस पॉडकास्ट पे हम बात कर रहे हैं मेजर कविश अग्रवाल से। इस पॉडकास्ट पे हम डिस्कस करते हैं कुछ ऐसे सच जो इंडियन आर्मी हमें ओपनली नहीं बताती। इस पॉडकास्ट में आपको बहुत सारी रोमांचक चीज़ें जानने को मिलेंगी जो कि शायद कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ब्रूटल ट्रुथ्स हो सकते हैं। इस पॉडकास्ट पे हम डिस्कस करते हैं कि कोर्ट मार्शल किस तरह से होता है, कोर्ट मार्शल की सच्चाई क्या है। हम ये भी डिस्कस करते हैं कि अतुल सुभाष जैसे जो केसेस है क्या वो इंडियन आर्मी में होते हैं, एंड स्पॉइलर अलर्ट, ये बहुत ज़्यादा होते हैं इंडियन आर्मी में। ये पूरे पॉडकास्ट का पार्ट 1 है और इस पार्ट में हमने फोकस किया है आर्मी एक्ट के ऊपर, कोर्ट मार्शल के ऊपर, डिवोर्स केसेस इन इंडियन आर्मी उसके ऊपर, और इसी के साथ हमने ये भी डिस्कस किया कि डिसेबिलिटी पेंशन क्या होता है। पार्ट 2 जब इसका रिलीज होगा उसमें भी आपको बहुत सारी अमेजिंग चीज़ें जानने को मिलेगी अबाउट इंडियन आर्मी एंड ऑल्सो शॉर्ट सर्विस कमीशन। जब तक वो एपिसोड आता है तब तक आप इस पार्ट को एंजॉय करिए एंड आपके कमेंट्स इस पॉडकास्ट के नीचे ज़रूर लिखिएगा। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स बिगिन इन 3, 2, 1। कविश अग्रवाल जी, आपका स्वागत है इस शो पे। थैंक्स अ लॉट फॉर कॉलिंग मी। आई वांट टू, मतलब आज का जो कॉन्वर्जेशन है ये बहुत ज़्यादा अनफिल्टर्ड होगा, आई एम श्योर, क्योंकि आप खुद को फिल्टर नहीं करते। हम ऑफ द कैमरा भी इस पर बात कर रहे थे। बट जब कोई आपकी जर्नी को ट्रेस करता है, आपने बहुत सारी चीज़ों पे ओपनली आपके स्टैंड्स रखे हैं, एंड आई एम श्योर कि उसके लिए आपको बहुत से बार फ्लैग भी मिला होगा फ्रॉम बोथ द मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन एंड फ्रॉम गवर्नमेंट एज वेल। आई वॉन्ट टू स्टार्ट ऑफ फ्रॉम योर जर्नी कि ये मतलब डिसीजन कब लिया, क्यों लिया, कि आई वॉन्ट टू फाइट दीज इंस्टीट्यूशंस जो रॉन्ग डूइंग्स हो रही है उसके अगेंस्ट। See, I'm not fighting any institution, okay? I love the Indian Army and India या not less than anyone else. अगर मैं बोलूँ कि I love more than anyone else, तो लोग then there will be another controversy. So I'm not saying that. Yeah. But I am, as absolutely deeply patriotic as anyone else claims to be. हाँ, मैं कभी पैरा फोर्सेस में नहीं गया। हाँ, मैं कभी काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में नहीं गया, हालांकि मैंने राष्ट्रीय राइफल्स में सर्व किया है। आई हैव नॉट डायरेक्टली बिन इन्वॉल्व इन टू मैनी risky operations, but yes, I am equally patriotic. Yes, I am equally a son of this motherland. मैं आपके यहाँ पे आया स्टूडियो में, सबसे पहले my eyes went to that book on Bhagat Singh because there's a book which I have not seen, because I have read all books which were available, commonly openly available in the market till, let us say, 2013-14, before joining the army.
उसके अलावा जो बहुत कुछ बच्चों वाली जो कॉमिक्स टाइप की आती थी वो मैं नहीं पढ़ता था. Right. बट एनीथिंग विच इज़ अ मच्योर काइंड ऑफ अ बुक आई हैड रेड इट ऑल एंड आई वुड ट्राई टू इम्प्लीमेंट दोज आइडियाज़ इन माई लाइफ. मेरी फाइट किसी ऑर्गेनाइजेशन से कभी नहीं रही है, स्पेशली सर्टेनली नॉट द इंडियन आर्मी, बिकॉज आई वर्शिप इंडियन आर्मी, ओके, एंड आई वर्शिप आवर मदरलैंड. इसका मेरे को पब्लिकली कोई सबूत देने की आवश्यकता नहीं है. अगर कुछ लोगों को नहीं समझ आ पाती है बात, देन इट इज़ फाइन फ्रॉम माई साइड. द पॉइंट इज़, किसी भी चीज़ में ना कोई चीज़ गलती हो सकती है. कोई भी दुनिया की चीज़ 100% परफेक्ट नहीं हो सकती और कोई भी 100% गलत नहीं हो सकती. ठीक है, हर एक चीज़ में कुछ अच्छाइयाँ कुछ बुराइयाँ होती हैं. एवरी रोज बुश हैज़ थॉर्न्स, ओके. तो अब द ग्रेट इंडियन आर्मी, द वेनरेबल इंटिमिडेटिंग इंडियन आर्मी में कुछ पॉलिसीज़ हैं जो कि गलत हैं, बहुत हद तक गलत हैं, बहुत क्लियरली गलत हैं, एब्जेक्टली एब्सोल्युटली अनइक्विवोकली मैं उन्हें कहूँगा कि वो गलत हैं. मेरे माइंड में एक सेकंड के लिए भी डाउट नहीं है जब मैं कह रहा हूँ कि वो गलत हैं. सो उन पॉलिसीज़ के खिलाफ डेफिनेटली यस, आई हैव बीन फाइटिंग इवन व्हाइल आई वाज इन सर्विस. 2018 से मैंने जंग छेड़ रखी थी कि जैग ऑफिसर्स को बराबरी क्यों नहीं मिलती है. ठीक है, कोई लोग आते हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे बच्चों की तरह इमेच्योर कमेंट्स दे विल पास कि सर आप जब नौकरी में थे तब आपने क्यों नहीं आवाज़ उठाई. अरे तुम्हें क्या पता मैंने तब आवाज़ उठाई या नहीं उठाई. उस टाइम पे मैंने इंस्टाग्राम पे तो लगा नहीं सकता, यूट्यूब पे तो मैं आ नहीं सकता, बिकॉज देयर इज़ अ लिस्ट ऑफ 88 apps which are banned In the army. yes in the army, navy, air force. You cannot use Instagram, you cannot become a YouTube content creator. I cannot come on Awara Musafir podcast and do it with you if I'm in service. ठीक है, सारे बंदे जो रिटायर हो जाते हैं उसके बाद ही कर पाते हैं. और लेट अस से मैं जो कह रहा हूँ, मैं 2018 से लड़ाई कर रहा हूँ उस इशू के बारे में. मैंने कम से कम 15 RTI लगाई. आई यूज टू बी नोन एज एन RTI एक्टिविस्ट विद इन द जैक्स डिपार्टमेंट. सब जानते हैं. क्लास में मेरा वो क्लास में लोग मजाक करते थे ये बात, जैसे RTI का सब्जेक्ट टीचर ने मेंशन किया तो सब लोग हंसने लगे एंड दे आर लुकिंग एट मी. मैंने इतनी RTI लगाई, बट पब्लिकली यू विल नॉट कम टू नो माय फ्रेंड. True. अगर आप एक कंप्यूटर स्क्रीन के पीछे छुपे हुए व्यक्ति हो, अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हो, या अगर आप एक अग्निवीर बन रहे हो या बनना चाहते हो, और अगर आपको मेरी निंदा करनी है, आपको नहीं पता चलेगा कि मैंने वो काम किया है नहीं किया सर्विस में. मैंने ऐसे बहुत काम किए हैं जिसकी किसी की करने की हिम्मत नहीं होती थी. अकेला मैंने 2018 से अगेंस्ट द एडवाइसेस ऑफ कर्नल्स एंड ब्रिगेडियर्स आई हैव बिन सिंगल हैंडेडली कैरिंग ऑन अ बैटल इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल लॉयर्स एंड लॉ स्टूडेंट्स इन द आर्मी. बिकॉज जैग ऑफिसर्स का 2.5 साल की सीनियरिटी का लॉस होता है, विच इज़ इन वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. जैग ऑफिसर्स का हर महीने का कम से कम 10-15 हज़ार रुपये का पे एंड अलाउंसेस में लॉस होता है, विच इज़ ऑल्सो अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी. जैग ऑफिसर्स का 6 महीने का सीनियरिटी का डिप्रेशन होता है, विच इज़ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी. जैग ऑफिसर्स को कोई टेक्निकल अलाउंस नहीं है, कोई लीगल अलाउंस नहीं है, कोई हायर क्वालिफिकेशन ग्रांट नहीं है, विच इज़ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 विच इज़ फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी. जैग ऑफिसर्स के 10 साल 14 साल नौकरी करने के बाद इट इज़ नॉट बीइंग काउंटेड एज इवन इक्विवेलेंट टू प्रैक्टिस, जबकि आर्मी के खुद के जो डिफेंस सर्विसेज रेगुलेशंस पैरा 82(1)(f में लिखा हुआ है, सर्विसेज रेंडर्ड इन द जैग्स डिपार्टमेंट शैल बी डीम्ड टू बी इक्वल टू जुडिशियल सर्विस फॉर ऑल पर्पसेस. आपकी अपनी किताब में लिखा है कि इसको हम जुडिशरी की सर्विस के बराबर मानेंगे, लेकिन आप इसको वकालत के बराबर भी नहीं मनवा पा रहे हो कहीं भी. ठीक है, उसके खिलाफ मैं लड़ रहा हूँ 6 साल से अकेला. तो इन जिसको नहीं पता होता, आई हैव बिन फाइटिंग अगेंस्ट दिस दिस रॉन्ग पॉलिसी. इट इज़ नेवर अ फाइट अगेंस्ट द ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन वो है, इंडियन आर्मी हमारी भारत माता वो है जिसके लिए अगर आज भी लड़ाई होगी तो हम अब भी जितने हम सक्षम हैं हम बॉर्डर पे जाके लड़ेंगे. ठीक है, और हर एक कोई व्यक्ति कर्नल शिवेंद्र नहीं बन सकता, हर एक कोई व्यक्ति कर्नल कौशल कश्यप नहीं बन सकता. मे बी यस, मैं तो ओपनली कहता हूँ कि मे बी दे वर मच बेटर दैन मी फिजिकली एंड मेंटली, या वट एवर आर दी क्वालिफिकेशंस विच आर रिक्वायर्ड टू बिकम अ पैरा स्पेशल फोर्सेज ऑपरेटर. वो शायद उनके अंदर वो खूबियाँ थी, मेरे अंदर नहीं होंगी. अब मैं उल्टा भी कह सकता हूँ, वो भी तो नहीं बने जैग ऑफिसर. उन्होंने भी तो कभी कोर्ट मार्शल नहीं किए, उन्होंने भी तो कभी समरी ट्रायल, समरी कोर्ट मार्शल रिव्यू नहीं किए. दे हैव ऑल्सो नेवर डेल्ट विद द लीगैलिटीज़, दे हैव नेवर डेल्ट विद इलीगैलिटीज़ इन द आर्मी. सो हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ बन पाता है, कुछ नहीं बन पाता. सो दिस इज एड्रेसिंग दीज ट्रोलर्स हु डोंट अंडरस्टैंड थिंग्स एंड स्टिल आर टू कीन टू कमेंट. द अदर थिंग, जो अतुल सुभाष वाला एक केस था,
वैसे केसेस आर्मी में भी आते हैं, क्योंकि मतलब आई हैव हर्ड ऑन एंड ऑफ कि कुछ न्यूज़ आ जाती है तो पता चल जाता है, बट क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हो लॉ, हाउ मेनी सच केसेस डू यू गेट? हाउ मेनी सच केसेस डू यू गेट? गेट डेली बेसिस. मतलब इतना ज़्यादा है? इट इज रैम्पेंट. इज इट अ मिलिट्री प्रॉब्लम और इज इट इन जनरल अ सिविलियन ह्यूमन प्रॉब्लम भी है वो? It is a in general civilian human Indian problem हम्म, compounded multiple times for फौजीज ओके, रीजंस? reasons. इंडियन, अब मैं कह रहा हूँ इंडियन मीन्स इंडिया में इस समय है. हम्म, बहुत देशों में इंडिया से भी बहुत बुरा हाल है. ट्रू, हाँ. आई वॉज स्पीकिंग टू वन जर्मन लेडी. वहाँ पे बहुत बुरा हाल है. वहाँ पे वो कह रही हैं कि यार कोई ना आजकल ऐसा हो गया है कि नो वन वॉन्ट्स टू बेयर अ चाइल्ड ओनली. हम्म, नो लेडी. उनके यहाँ वो लिव इन के ज़्यादा कॉन्सेप्ट है. वेरी डिफरेंट कल्चर. आई स्पीक टू फॉरनर्स ऑल्सो ऑन दिस इशू. तो अब ये है कि इंडिया में जिस स्ट्रैटा के हम हैं, मैं बहुत ज़्यादा जो पुअर पीपल हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, और जो बहुत ज़्यादा रिच लोग हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ. बट जो लोअर मिडिल इनकम एंड अपर मिडिल इनकम एंड इवन एलीट पीपल, उनके डिवोर्स रेट बहुत ज़्यादा हो गए हैं. वीरेंद्र सहवाग, युजवेंद्र चहल, हार्दिक पांड्या, सो मेनी अदर्स, ए आर रहमान, वो शायद दे आर हाँ. लिविंग सेपरेटली. सो मेनी अदर सेलिब्रिटीज आर गोइंग थ्रू दिस. सो डेली इसमें कॉल्स आते हैं कि हमारा ये डिवोर्स चल रहा है या इस तरीके की प्रॉब्लम चल रही है, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहा है. अब इसमें ये है कि फौजियों के लिए कंपाउंडेड क्यों हो जाता है ये? क्योंकि दिस इज बिकॉज ऑफ some very wrong policies, some very unjustified policies which are being followed in the Indian armed forces. मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कोई भी अपना फौजी बंदा है, सिपाही है, अग्निवीर, नायक, सूबेदार, वारंट ऑफिसर, पेटी ऑफिसर, एमएनएस ऑफिसर्स या नॉर्मल कमीशन ऑफिसर्स, इनकी अगर कोई भी पारिवारिक समस्या चल रही है और लेडी चिट्ठी लिखती है उस व्यक्ति के कमांडिंग ऑफिसर को, या वो लेडी कहीं पे भी डाल दे, आर्मी हेडक्वार्टर्स में या आवा में या कमांड हेडक्वार्टर्स में, कहीं पे भी वो चिट्ठी डाल देती है कि ये बंदा मुझे दुखी कर रहा है, ये बंदा मुझे मारता पीटता है, प्रताड़ित करता है, मुझे मेंटेनेंस अलाउंस नहीं देता है, मेरे को गुजारा भत्ता नहीं देता है, मैं भूखी मर रही हूँ, कृपया करके मुझे गुजारा भत्ता दिलवाने की कृपा की जाए. तो अब इसमें सिर्फ इतना सा हमें चिट्ठी देख करके और फिर हम उस बंदे को शो कॉज नोटिस दे देते हैं, जो इंडिविजुअल है जिसके खिलाफ वो चिट्ठी लिखी गई है, जो हस्बैंड है, और बिना ज़्यादा कुछ असेस किए, बिना कोई इन्वेस्टिगेशन किए, बिना कोई विटनेसेस को सुने, बिना कोई एक प्रॉपर मौका दिए अपने आप को डिफेंड करने का, हम उस व्यक्ति के खिलाफ मेंटेनेंस अलाउंस का आदेश दे देते हैं. तो अब इसमें जो वो बंदा फौजी है उसको प्रॉब्लम क्या आती है? उसकी प्रॉब्लम ये है, अब वो लेडी सिविल में भी केसेस फाइल कर रही है. सेक्शन 125 CRPC का केस फाइल कर रखा है मेंटेनेंस अलाउंस के लिए. सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट का केस फाइल कर रखा है मेंटेनेंस अलाउंस के लिए, एलिमनी के लिए, एलिमनी मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट. डिवोर्स का अलग केस फाइल कर रखा है, डाउरी हैरेसमेंट का अलग केस फाइल कर रखा है, रिलेटिव्स के खिलाफ, चाचा मामा मामी भाई बहन के खिलाफ केस फाइल कर रखा है कि ये लोग मुझे प्रताड़ित करते हैं, इन लोगों ने मेरा रेप करने की कोशिश करी, इन लोगों ने मुझे मोलेस्ट करने की कोशिश करी, सारे टाइप की वो झूठी धाराओं का केस उसने ऑलरेडी सिविल कोर्ट में फाइल कर रखे हैं. उसके एडिशन में वो एक ही जो फौज में अलग से चिट्ठियाँ लिख देती है. तो अभी जो बंदा फौजी है, अगेन आप सर्व कर रहे हैं कारगिल में, आपके खिलाफ 4-5 केस चल रहे हैं. कोई केस चल रहा है ग्वालियर में, एक और केस चल रहा है जौनपुर में, ठीक है, आपके खिलाफ 2-3 केस चल रहे हैं ग्वालियर में, 2-3 केस चल रहे हैं जौनपुर में, एक आधा केस चल रहा है इंदौर में. अब भाई अपने आप को डिफेंड कर लो आप. और फौज में और उसने मैडम ने चिट्ठियाँ लिख रखी हैं. ओके, और फौज इंटरफेयर कर सकती है? फौज इंटरफेयर करती है, फौज इज जंपिंग इनटू इट. हमारा जैग ब्रांच आधे टाइम पे ना यही मामले सलटाता रहता है. अच्छा, यस, एवरी जैग ऑफिसर इज डीलिंग विद मेंटेनेंस अलाउंस केसेस. बट ये क्यों, मतलब व्हाट? अगेन अंग्रेजों के बनाए हुए कानून हैं जो कि हम चेंज नहीं कर पा रहे हैं. तो अरे भाई, अगर मान लीजिए आप अपने बिजनेस में हैं, खुदा ना खास्ता आप बिजनेस में हैं, आप कोई भी सरकारी नौकरी में, आप रेलवेज में हैं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में हैं, RBI में हैं, आप किसी सरकारी स्कूल में टीचर हो, डॉक्टर हो, कुछ भी हो, आपको आपकी वाइफ के खिलाफ अगर आपका ठीक से नहीं चल रहा और मैडम लिख देती हैं आपके बॉस को, तो उससे आपके बॉस कहेगा यार मैडम जाओ यार अपना सिविल कोर्ट में केस फाइल कर लो, ले लो मेंटेनेंस अलाउंस जो भी लेना है. मेरे लिए तो ये बंदा बहुत बढ़िया काम करता है, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे लिए गगन बहुत बढ़िया काम कर रहा है, मैं तो गगन से खुश हूँ.
लेकिन नहीं, आर्मी में हो गया, अरे भाई गगन तू यार ये ऐसे क्यों लिख रही है मैडम यार, यार गगन गिव मी योर रिटन रिस्पॉन्स, आई एम गिविंग यू अ शो कॉज। पहले तुम मेरे को अपना नॉर्मल एक्सप्लेनेशन दो कि क्या है ये मैडम का, ये लो मैडम की चिट्ठी लिख के दी है मैडम ने, अब अपना पैरावाइज कमेंट्स मुझे इस पर दे दो आप। ठीक है, फिर वो मैडम एक एफिडेविट लिख के देगी, एफिडेविट में मैडम सेम बात रिपीट करेगी। उसके बाद मैं कहूँगा गगन सी इट इज़ योर मॉरल एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन योर वाइफ एंड किड्स। तो अब हम आपकी सैलरी से क्यों ना 33% पैसा आपका सैलरी का डायरेक्टली क्यों ना हम मैडम के अकाउंट में डलवा दें, ये हम आपको शो कॉज नोटिस दे रहे हैं। अब गगन आप बताइए प्लीज़, आपका हम क्यों ना काट के दे दें? आप बढ़िया सोल्जर हो, मेरे को कोई मतलब नहीं उस बात से, आप ईमानदार हो, आपकी सर्विस में बहुत बढ़िया रही है, आप इंस्ट्रक्टर हो, आप अपकमिंग ऑफिसर हो, आप हर कोर्स में फर्स्ट आए हो, आप डिसिप्लिन हो, पंक्चुअल हो, मेरे को उस बात से भाड़ में जाएँ सारी चीज़ें। आपको अपनी वाइफ को 33% क्यों नहीं देना चाहिए, मुझे इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन दो। और मैं डायरेक्टली सिविल कोर्ट में जो चल रहा है सो चल रहा है, वो अलग चलता रहे, वो चल रहा है उसके लिए आप अलग से लॉयर, उसके लिए अलग वकीलों को, हाँ वो कारगिल में बैठे बैठे आप मैनेज करो 2-3 जगह कैसे। अतुल सुभाष के लिए तो फिर भी आसान है, एटलीस्ट ही सिटिंग इन बैंगलोर, उसके लिए छुट्टी लेने में उतनी कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी। इमेजिन दी अतुल सुभाष इज इन द इंडियन आर्मी, क्योंकि उनके छुट्टी लेना आसान नहीं है, छुट्टी लेके बार बार फ्लाइट से कितना खर्चा करके जाएंगे। अतुल सुभाष का भी खर्चा लगता था, वो बात कोई डाउट नहीं है उसमें, मतलब गॉड ब्लेस हिज सोल, बट आई एम सेइंग फौजियों के लिए वो परेशानी और डबल ट्रिपल है। करेक्ट, कई बार ये होता है और पॉलिसीज़ हैं भी कुछ इस तरीके की कि अगर सिविल कोर्ट में केस चल रहा है तो आर्मी इंटरफेयर नहीं करेगी, आर्मी वो 33% मेंटेनेंस अलाउंस नहीं काटेगी, लेकिन कई बार वो उसको नज़रअंदाज करके काट भी देते हैं। या अगर ऐसा हुआ कि लेडी ने पहले आर्मी में चिट्ठी लिख दी, आर्मी के थ्रू मेंटेनेंस अलाउंस 33% ले लिया, उसके बाद वो जाके सिविल में भी केस डाल देगी। या उसने लेडी ने पहले आर्मी में चिट्ठी लिख दी, तब तक आर्मी को पता नहीं है, और उसके बाद उस लेडी ने जाके सिविल में भी चिट्ठी लिख, सिविल में भी कोर्ट केस डाल दिया, तो आर्मी वाले अपना उस हिसाब से प्रोसेस कर रहे हैं। अनलेस एंड अनटिल यू आर एबल टू प्रूव, यू आर एबल टू शो डॉक्यूमेंट्स की लेडी ने आपके खिलाफ सिविल कोर्ट में भी केस चला रखा है, तब तक आर्मी आपके खिलाफ 33% मेंटेनेंस अलाउंस दे देगी। तो दिस प्रॉब्लम इज सो रैम्पेंट, डेली फ़ोन कॉल आते हैं। ठीक है, अब इसमें यह है कि ये जो जवान्स हैं या ऑफिसर्स हैं, जो हमारे फौजी बंदे हैं, इसमें इनको भी समझना पड़ेगा। देखो, अगर आपके साथ ये दुर्भाग्यवश ऐसी घटना घट रही है, आप कुछ भी कर लो, आप पानी को जैसे मुट्ठी में लेके बंद करोगे ना, निकल जाएगा। इन केसेस में आपका पैसा बहेगा ही बहेगा। या तो आप कभी, आप देखिए कैंसर को आप फर्स्ट स्टेज में ट्रीट करा लें तो भी आपका पैसा खर्च होगा, आप 4th स्टेज तक का वेट करेंगे तो पैसा भी खर्च होगा और शायद मरोगे भी। सो दे हैव टू बी विलिंग टू स्पेंड सम मनी ऑन अ लॉयर। आपको अल्टीमेटली वकील करना ही पड़ेगा। जब आपके खिलाफ मैडम 5-6 केसेस फाइल करेगी, आपको दौड़ाएगी, और अगर आप नहीं भी वकील हायर करोगे तो आपको पुलिस वालों को रिश्वत दोगे, आपको इसमें पैसा खर्च होगा ही होगा। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, थोड़ा वेट कर लें, थोड़ा हम होप करते हैं कि अच्छा हो जाएगा, हम मैडम को समझाने की कोशिश करते हैं। जी नहीं, आपको अपने डिफेंस में यू हैव टू स्टार्ट टेकिंग योर डिफेंस एंड यू हैव टू लॉन्च काउंटर ऑपरेशंस, काउंटर ऑफेंस द डे द लेडी कम्स अगेंस्ट यू। आपको एक ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव लीगल स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी अपने आप को बचाने के लिए लेडी के अटैक के खिलाफ। आपको काउंटर केसेस फाइल करने पड़ेंगे। द डे द लेडी फाइल्स अ कंप्लेंट अगेंस्ट यू टू योर सीओ, आपको मैडम के खिलाफ डेफेमेशन का केस फाइल करना चाहिए। क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ यार, लेडी को अगर हस्बैंड से आपत्ति है, वाइफ को हस्बैंड से आपत्ति है, यू कैन गो टू सिविल कोर्ट। कमांडिंग ऑफिसर का कोई ज्यूरिसडिक्शन है नहीं, वो हम फौज में उन चीज़ों को हम देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, एंटरटेन कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअली ही हैज़ नो बिजनेस। तो लेडी ने जो वो चिट्ठी लिखी है सीओ को, सीओ के अलावा पहले तो उसे 10 लोग पढ़ रहे हैं, हेड क्लर्क ने पढ़ा, एडजुटेंट ने पढ़ा, क्वार्टर मास्टर ने पढ़ा, सेकंड इन कमांड ने पढ़ा, उसके ऊपर कमांडर, ब्रिगेडियर साहब, मेजर जनरल साहब, सब लोग पढ़ रहे हैं। तो बंदे का डेफेमेशन हो रहा है, मानहानि हो रही है। पहले ही आपको सीधा मानहानि का दावा ठोकना चाहिए लेडी के खिलाफ, एक्सटॉर्शन का दावा ठोकना चाहिए अगर उस तरीके के ग्राउंड्स हों तो, क्रूअल्टी के ग्राउंड पे डिवोर्स के लिए ठोकना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली सब करने पड़ेंगे अगर अपना बचाव करना है तो, क्योंकि बचाव के लिए भी हमें थोड़ा सा ऑफेंसिव होना पड़ेगा, नहीं तो लेडी आपको खा जाएगी। इस तरीके से अतुल सुभाष के तरीके से बहुत लोग हैं। एक पुनीत खुराना की न्यूज़ आई थी, और एक कुछ दिन पहले कुछ सिमरन करके लेडी का नाम है, उसकी न्यूज़ आई है। बहुत ऐसी न्यूज़ आती रहती हैं। तो कई लेडीज़ हैं जो अपने पतियों को कच्चा चबा के खा गई हैं कोर्ट के प्रोसेस के द्वारा। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा लेडीज़ ही गलत होती हैं, कई बार मेल्स भी उन पर अत्याचार कर रहे होते हैं, मार पिटाई एंड
सेक्सुअल ऑफेंसेस ऑल्सो, अननेचुरल ऑफेंसेस टाइप। लेकिन अगर आप सही हैं, आपको पता है आप सही हैं, तो आपको अपने बचाव में डेफिनेटली 100% आपको ऑफेंसिव अग्रेसिव स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी चाहिए, नहीं तो आप पेले जाओगे बहुत बढ़िया तरीके से। Yeah. अगर आप समझ रहे हो मुट्ठी में पानी को बंद कर लूँ, वो पक्का लीक होगा। Hmm. और उसके बाद आपको जितना लेट करोगे उतना ज़्यादा आपको सफ़र करना पड़ेगा। करेक्ट करेक्ट। बीच में आपने जो एक बात कही थी, किसी का पैर कट गया था, उन्हें फिर भी डिसेबिलिटी वाला वो नहीं मिला था, ये क्या केस था? अब ये उस बंदे ने मुझे बताया हुआ है। एक ही बंदा था जो, मैंने इसके डॉक्यूमेंट्स नहीं देख पाया हूँ अभी तक, सो दैट इज स्टिल रिमेनिंग टू बी असर्टेन्ड। ही हैज़ टोल्ड मी ओवर कपल ऑफ फ़ोन कॉल्स, हवलदार है एक आर्मी का, वो जा रहा था छुट्टी से लौटने के लिए ट्रेन की टिकट बुक कराने के लिए, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। जब आप टिकट बुक कराने जाते हैं, दिस इज़ कंसिडर्ड टू बी पार्ट ऑफ ड्यूटी। ओके। इस पे कई सारे केस लॉज भी हैं, हालांकि इसमें कंट्रोवर्सी भी है, लेकिन अगर आप इसको ड्यूटी का पार्ट मानते हैं तो उस बंदे का उस समय एक्सीडेंट में पैर कट गया, और उसके लिए उसे एक बताया जा रहा है कि इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ ड्यूटी, दैट इज़ वाई यू विल नॉट गेट डिसेबिलिटी पेंशन। चलो, अगर ये बात एक बार को अलग रख भी लेते हैं, लेट अस से इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ ड्यूटी, तो सिविलियंस को ये प्रॉब्लम नहीं होती। अगेन मैं वो राइट टू इक्वालिटी कंपेयर कर रहा हूँ फौजियों को, सिविलियंस को। जो लोग बताएंगे कि फ़ौज और सिविल अलग अलग हैं, इनका कंपैरिजन नहीं कर सकते, आप गलत हैं, ये सारे लोग गलत हैं। क्योंकि जस्ट बिकॉज कोई फ़ौज ज्वाइन कर रहा है, इसलिए उसके साथ दुर्व्यवहार इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि वो सिविलियन से अलग है लेकिन कम नहीं है। करेक्ट, उसकी ड्यूटीज़ अलग है, उसकी ड्यूटीज़ अलग है, उसके राइट्स, मतलब अगर कोई इम्पोजिशन है तो बराबर का कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। ठीक है, तो सिविल में ये नहीं होता है। सिविल में अगर आपका पैर कट जाए, आँख फूट जाए, टांग कट जाए, अधमरे हो गए, तब भी आपकी ड्यूटी 60 साल की उम्र तक रहेगी। जितनी भी तनख्वाह आपकी नॉर्मल आ रही थी वो आएगी, भले ही आप ऑफिस एक दिन भी नहीं जाओ, घर पे रहो, बिस्तर पे लेटे रहो, किसी भी आप कंडीशन में आपकी 60 साल तक आपकी नौकरी की तनख्वाह आएगी। उसके बाद आपकी प्रॉपर पेंशन आएगी। फौज में नौकरी से भी निकाले जाओगे, क्योंकि फौज ऐसे लोगों के साथ वर्क नहीं कर सकती ना, ऑब्वियसली। जो डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं, दे आर नॉट गुड फॉर अ फाइटिंग फोर्स। वो अब निकाले भी जाएंगे, थोड़े टाइम हम उन्हें शेल्टर्ड अपॉइंटमेंट देके रख लेते हैं, लेकिन उसके बाद वो निकाले जाते हैं 1 साल 2 साल 5 साल के बाद। दे विल नॉट कंटिन्यू टिल दी एज ऑफ 50 55 वट एवर। तो जब हम उन्हें ऐसे निकाल रहे हैं तो उन्हें पेंशन भी, डिसेबिलिटी पेंशन तो ऑलरेडी कंट्रोवर्सी में है। दूसरी बात, अगर आप उसे डिसेबिलिटी पेंशन का सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हो, क्योंकि अगर आप ये सर्टिफाई नहीं कर रहे हो कि ये फ़ौज की वजह से डिसेबल्ड है, या ये एटलीस्ट 20% डिसेबल्ड है, तो उसको बाहर जाके सिविल में भी नौकरी नहीं मिल पाएगी। वो एक और प्रॉब्लम, सोने पे सुहागा। आइसिंग ऑन द केक, पहली बात फौज से वो मारा गया, करेक्ट, वहाँ नौकरी छूटी, डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिल रही है, उसका सिविल में भी उसे कोई बढ़िया नौकरी नहीं मिल पाएगी। हुआ क्या उस केस में फाइनली? नहीं, अभी वो ही इज़ स्टिल इन सर्विस, वो भी धक्के खा रहा है अलग अलग जगह के। अभी उसे बताया जा रहा है कि आपको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलेगी, क्योंकि जो आप टिकट बुक कराने जा रहे थे, दैट वाज नॉट पार्ट ऑफ सर्विस। इस समय वो व्यक्ति धक्के खा रहा है। आज सुबह मेरे पास एक जिस व्यक्ति का फ़ोन आया, उसका 100% ही वाज इन सर्विस। उसका एक माइंड ब्लास्ट में टांग उड़ गई है। टांग मतलब अब कितना पोर्शन ऑफ द टांग, मतलब फुट तक तो उसका उड़ गया है। सुबह 9 बजे फ़ोन आया था। अब वो कह रहा है साहब मुझे डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। माइंड ब्लास्ट में, उसका ये नहीं है कि वो अपने घर से रेलवे स्टेशन जा रहा था। माइंड ब्लास्ट में मतलब एक, मेरे को नहीं पता, शायद कोई ना कोई आर्मी के ऑपरेशन पे होगा वो बंदा, उसमें उसका पैर उड़ गया। 100% ऑन ड्यूटी, बैटल कैजुअलिटी स्टेटस है उसके पास फौज की तरफ से। उस व्यक्ति को भी ये डाउट है कि भाई मुझे डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। आई एम होपफुल इस केस में उसे मिल जाएगी, लेकिन द पॉइंट इज, माहौल ऐसा हो गया है कि लोगों को लग रहा है यार कुछ भी हो जाए डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी ही नहीं, क्योंकि ये जो नया इन्होंने ड्रैकोनियन पॉलिसी क्रिएट की है, दिस इज मच वर्स आई थिंक दैन एनीथिंग व्हिच द ब्रिटिशर्स हैव आल्सो क्रिएटेड। एक ये इतनी स्टूपिड, इतनी वाहियात पॉलिसी क्रिएट की गई है, डेटेड 23 सितंबर 2021, जिसके तहत, इसको कहते हैं गाइड टू मेडिकल ऑफिसर्स एंड एंटाइटलमेंट रूल्स। इसके तहत ये डिसाइड होता है किसको डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी, किसको इम्पेयरमेंट रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये इससे घटिया पॉलिसी तो मेरे ख्याल से कभी अंग्रेज नहीं बना के गए होंगे। ये जो पॉलिसी ऑफ अनेक्सेशन थी, दैट वाज अ वेरी आउटराइटली स्टूपिड इलीगल पॉलिसी। बट ये जो
इतनी घटिया, मतलब तभी तो हम काले अंग्रेज हैं ना। मतलब इससे ज़्यादा इनइक्विटस, इलीगल, ऑन द फेस ऑफ इट इलीगल पॉलिसी मैंने शायद आज तक नहीं सुनी। और उसमें रेट्रोस्पेक्टिवली जिस बंदे को 2015 से आप बताते आपके खुद के फौज के डॉक्टर्स खुद से सर्टिफाई करके आ रहे हैं कि भाई आप 45% डिसेबल्ड हो, आप 55% डिसेबल्ड हो, आप 50% डिसेबल्ड हो, 23 सितंबर 2021 के बाद से बता रहे हैं कि नहीं आप 5% डिसेबल्ड हो, आप 3% डिसेबल्ड हो। क्योंकि ये है, जब तक 20% डिसेबिलिटी पेंशन का बेंचमार्क हिट नहीं होगा तब तक डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलेगी। ओके। तो इसलिए डेली हमारे पास लोग फ़ोन कॉल करते हैं, हम इनके केसेस लेके जाते हैं AFT में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। इसमें आपके पास अब कोई चारा बचा नहीं है। अगर आपको इंजरी हुई आपको लड़ना ही पड़ेगा। आपको आतंकवादियों से, पाकिस्तान से, चाइना से ज़्यादा लड़ाई लड़नी पड़ रही है आजकल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, कोर्ट में लड़ाई लड़नी पड़ रही है। तो इसमें आपके पास लीगल रूट के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। Okay. So this is, one very unfair policy which they've created. Yeah, right. But जो आर्मी नेवी एयरफोर्स एक्ट है, I've seen you have openly talk about this as well. ये मतलब बहुत सारे लोग जब इसके बारे में पढ़ेंगे they'll get to feel कि मतलब एक वो ब्रिटिश टाइम पे जो चिपकाया था वही हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। एंड ऐसा नहीं है कि ये चीज़ सिर्फ आर्मी में, एजुकेशन में भी हमारे वही चीज़ चल रही है। पर आर्मी एक जो इंस्टीट्यूशन है, अ लॉट ऑफ पीपल हैव अ प्रॉब्लम विद दिस कि आज हम एक आज़ाद देश है बट स्टिल हम पॉलिसीज जो उस वक्त पे बनाई गई थी वही यूज़ कर रहे हैं। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? रीज़न है कि लोगों के मुंह में ज़ुबान नहीं है। नो वन इज़ विलिंग टू कम फॉरवर्ड, नो वन इज़ विलिंग टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट इट। चलते आ रहा है वैसे ही। 77 साल हो गए आज़ाद हुए, 47 से लेके हाउ मेनी ईयर्स, सॉरी 47 से लेके 77 75, नाउ विल बी कंप्लीटिंग 78, 77 विल कंप्लीट, 78 विल बी कंप्लीटिंग नाउ। किसी के मुंह में ज़ुबान नहीं है। इट इज़ नोन, अंग्रेज़ों ने ये कानून बनाए। सी मोस्ट ऑफ द लॉज आर जैसे अंग्रेज़ों ने बनाए वैसे ही चल रहे हैं, लेकिन उनमें बहुत डिफरेंस, फौजी कानून में डिफरेंस इसलिए है क्योंकि जो आर्मी नेवी एयरफोर्स एक्ट बनाए गए हैं वो इसलिए बनाए गए कि आर्मी में कभी कोई अपराइजिंग, कोई म्यूटिनी ना हो सके। एक बार मंगल पांडे एंड ऑल दीज पीपल रोज अप एंड द ब्रिटिशर्स वर शॉक्ड आउट ऑफ देयर विट्स। भाई ये सड़क पे रहने वाले कीड़े मकोड़े, दीज ब्लडी बास्टर्ड्स, काले हिंदुस्तानी, जैसे वो कहते हैं ना, डॉग्स एंड बास्टर्ड्स, डॉग्स एंड इंडियंस कैनॉट एंटर, जैसे वो शहीद भगत सिंह वाली मूवी में दिखाया गया, विच आई वॉच्ड मेनी टाइम्स एंड आई हैव वेप्ट हॉट टीयर्स व्हाइल वॉचिंग इट। तो उनके दे वर कंप्लीटली आउट ऑफ देयर विट्स। यार ये हाउ कैन दीज ब्लडी लोली इंडियंस, हाउ कैन दे राइज एंड रिवोल्ट अगेंस्ट अस? दे हैव मेड देयर आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट इन सच अ मैनर कि कहीं पे कुछ भी हो वहीं की वहीं उसे दबा दिया जाए। कमांडिंग ऑफिसर जो है आर्मी में, उसको इतना ज़्यादा एम्पावर किया हुआ है, कोई भी जवान कुछ कर ले उसको वहीं की वहीं क्रश कर सको आप। कोई भी जूनियर लेवल तक का ऑफिसर है उसको वहीं की वहीं क्रश कर सको आप। सो कमांडिंग ऑफिसर हैज़ बीन गिवन वाइड पावर्स। सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है जो कमांडिंग ऑफिसर अपने खुद के ऑफिस में बैठ के समरी कोर्ट मार्शल कर देता है, इट इज़ इलीगल। यू आर अ जज इन योर ओन कॉज। आप भाई, मेरे को शक्ल आपकी गगन की मेरे को शक्ल पसंद नहीं है। गगन ने कभी मेरे से एक बार बहस कर ली थी, मैं हूँ कमांडिंग ऑफिसर गगन का। गगन ने कभी मेरे से सही बात पे बहस करी, लेकिन मेरी ईगो सड़ गई है, मैं चढ़ गया। तो अब मैं गगन को कहीं ना कहीं पेलूंगा। एक होता है आर्मी में सेक्शन एक्ट, आर्मी एक्ट में सेक्शन 63 विच स्टेट्स दैट एनीथिंग विच इज़ इन वायलेशन ऑफ गुड ऑर्डर एंड मिलिट्री डिसिप्लिन, जो कहीं पे बात नहीं फिट हो पा रही, सेक्शन 63 में फिट कर दो, गगन को पनिशमेंट दे दो, काम खत्म। ओके, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट कह रही है अब इसमें आप पे एलिगेशन भी मैं ही लगा रहा हूँ और उसका जज भी मैं ही हूँ। इमेजिन, इसका एक लैटिन मैगजिम होता है, नीमो देबेट एसे जुडेक्स इन सुआ कॉजा, नो मैन शैल बी अ जज इन हिज ओन कॉज। कोई चीज़ में अगर आप ही का विवाद है, आप ही ने उस पर आरोप लगाया कि भाई तूने इसका मर्डर किया है और आप ही उसको जज कर रहे हो। अंडरस्टैंड? एक लड़की है, वो कह रही है सो एंड सो मिस्टर XYZ ने मेरा रेप किया, और वो लड़की उस केस में खुद ही जज है, ऑब्वियसली इस बंदे को सूली पे टांगेगी। करेक्ट। तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है भाई ये जो समरी कोर्ट मार्शल का तुमने सिस्टम चला रखा है इसको बंद कर दो, लेकिन नहीं मानते। रीजन बीइंग की वही- पावर्स है। नहीं, रीजन बीइंग कि कोई सी एक ना स्टेटस कोइज्म होता है, कॉपी पेस्ट हर एक चीज़ कॉपी पेस्ट चिपका दो। क्योंकि कोई भी चीज़ को चेंज करने में ना थोड़ा सा अपनी जो गद्दी पे जो हम आराम से कंफर्टेबली बैठे हैं इसको हिलाना पड़ता है, गद्दी को ना थोड़ा अनसेटल होना पड़ता है। देयर हैज़ टू बी लेजिस्लेटिव इंटेंट, देयर हैज़ टू बी पॉलिटिकल विल। ये तो है जो सिविलियंस के काम है कि ना, जैसे आर्मी एक्ट को अगर ऑल्टर करवाना है,
अब अपना फौज से प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेशन होकर के स्टेटमेंट ऑफ केस हम बनाएं, वी शुड बी टेकिंग अप अ केस प्रॉपरली विद द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। उनको वहाँ से मे बी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या जिसको भी देना है, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, जिसको भी लिखना है उसको लिखो भाई, देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच आर कंप्लीटली रॉन्ग, राइट। वी वांट टू चेंज दीज थिंग्स। लेकिन इसके लिए क्या है, पहले हमारी फौज में ही वो उतना इंटेंशन होनी चाहिए कि हम इस चीज़ को चेंज करना चाहते हैं। उसके बाद वहाँ पे यू हैव टू पुट अप अ फाइट विद दोज पॉलिटिकल मास्टर्स। हाँ, मे बी इट विल बिकम पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी, लेकिन ये इट शुड ओरिजिनेट फ्रॉम आर डिफेंस फोर्सेस कि हम ये चीज़ को चेंज करना चाहते हैं बिकॉज हम इसको देख रहे हैं कि ये गलत है। बट सर्कलिंग बैक, जो आपने बात कही थी कि ये जो एक्ट्स बनाए गए थे ये ब्रिटिश के द्वारा बनाए गए थे, Definitely. म्यूटिनी हो रही थी उसे दबाने के लिए, Yes. उसे आज भी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आज कौन सी म्यूटिनी हो रही है आर्मी में जिसके लिए हम कंटिन्यू कर रहे मैं ये कह रहा हूँ उसको, ये बात ऐसा नहीं है, पता नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी आदमी हूँ। मैं सिर्फ जो बात है वो बता रहा हूँ। जो बात किसी के मुंह में जुबान नहीं है और हिम्मत नहीं है बोलने की, वो मैं बोल रहा हूँ केवल। मुझे एक ब्रिगेडियर साहब ने बोला हुआ जैक डिपार्टमेंट के कि आर्मी एक्ट शुड नॉट जस्ट बी ट्वीक्ड, इट शुड बी ओवरहॉल्ड। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ शायद 2015-16 की, जब मैं एक वेरी जूनियर ऑफिसर आई वॉज जस्ट अ कैप्टन। तो वो मुझे बता रहे हैं ब्रिगेडियर साहब कि यार ये आर्मी एक्ट में इतनी खामियां हैं, इतना वाहियात टाइप सा है ये, इट शुड बी ओवरहॉल्ड, इट शुड बी कम्प्लीटली रिप्लेस्ड एंड अ न्यू एक्ट शुड कम इन टू द प्लेस। लेकिन ब्रिगेडियर साहब ने मुझे बात बोल दी, ब्रिगेडियर साहब ने क्या इसको आगे धक्का लगाने की कोशिश करी? नहीं करी। वो एक जैग ऑफिसर बोल रहे हैं बात, नॉर्मल कोई ब्रिगेडियर बोलेंगे या जनरल भी बोलेंगे, मैं उसकी बात को उतनी अहमियत नहीं दूंगा। मैं कह रहा हूँ एक जैग के ब्रिगेडियर साहब ये बात बोल रहे हैं, अंडरस्टैंड्स लॉ, यस, हु अंडरस्टैंड्स लॉ, हु आर मेकिंग कॉन्ट्रीब्यूशन। एक ब्रिगेडियर जस्टिस DM सेन थे जो कि बाद में कलकत्ता के चीफ जस्टिस, कलकत्ता के जज बने थे एंड कलकत्ता हाई कोर्ट के, एंड ही डाइड एट द एज ऑफ 101 ईयर्स। वी वेंट टू हिज आई थिंक चौथा और मे बी 13वीं, बिकॉज आई वॉज पोस्टेड इन कोलकाता एट दैट टाइम। तो आफ्टर ही वॉज अ ब्रिगेडियर इन द जज डिपार्टमेंट। निकलने के बाद वो कोलकाता हाई कोर्ट के जज बने थे। उनका योगदान है आर्टिकल 33 के फॉर्मेशन में, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 33 है। मैं ये कह रहा हूँ कि उनको जैग ऑफिसर्स, दे आर दी टॉप मोस्ट अथॉरिटी ऑन एनी मैटर कंसर्निंग विद मिलिट्री लॉ। अब वो अगर ब्रिगेडियर हैं, उन्होंने सब कुछ देख लिया जितना आर्मी एक्ट का है या जितनी आर्मी के बारे में जानने की लॉ से रिलेटेड चीज़ें हैं। ही इज़ दी 2 मेजर जनरल हैं, 8-10 ब्रिगेडियर हैं जैग डिपार्टमेंट में। So if you are a brigadier, you are among the top 10-12 people in India concerning military law matters. It is your bounden responsibility to carry forward, this kind of changes. इसको आप suggest करें, लेकिन कोई भी वो करता नहीं है। जो लोग अपने लिए, इनका जैग ऑफिसर्स का खुद का इनका सीनियरिटी का लॉस हो रहा है, जो मैंने अभी आपको बताया, ये अपने लिए नहीं बोलते हैं। जो अपनी क्वालिटी के लिए नहीं बोल रहे हैं, वो उनको क्या फ़र्क पड़ जाएगा, राइट, कि और लोग क्या सफ़र कर रहे हैं। नो वन इन द जैग्स डिपार्टमेंट कम्स फॉरवर्ड टू से कि यार हमारे साथ ये अन्याय हो रहा है। इन आई थिंक एटलीस्ट इन इंडिया, मतलब इन माई नॉलेज दिस इज द ओनली इंस्टेंस वेयर अ ग्रुप ऑफ लॉयर्स, अ ह्यूज लार्ज फेयरली हंड्रेड्स ऑफ लॉयर्स, उनके खिलाफ ओपनली अन्याय हो रहा है और वो बोल ही नहीं रहे हैं। 300+ जैग ऑफिसर्स आर ऑल ऑफ देम एक्सेप्ट जो थोड़े 10-20 होंगे, 30 होंगे जो कि ट्रांसफ़र होके आते हैं इन्फेंट्री से या आर्टिलरी से या आर्मर्ड कोर से, किसी से भी जो ट्रांसफ़र होके आते हैं जैग में। ऐसे 20-30 बचे होंगे शायद इस समय। कम से कम 250 जैग ऑफिसर्स इस समय ऐसे हैं इंडियन आर्मी में सर्विंग, जिनका सबका 2.5 साल 3 साल की सीनियरिटी का लॉस हुआ है। उनका कम से कम 20-30 लाख रुपए का लॉस हो चुका है बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ पे एंड अलाउंसेस, विच इज़ ऑल इन वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और उन्होंने आज तक इसके लिए प्रोटेस्ट नहीं किया प्रॉपरली। ऐसा कोई भी वकालत का ऐसा महकमा इंडिया में नहीं होगा। आई डाउट इफ सच अ सिचुएशन इज एग्जिस्टिंग एनीवेयर इन द वर्ल्ड वेयर अ होल ग्रुप ऑफ लॉयर्स इज सफरिंग इनजस्टिस एंड दे आर नॉट एबल टू प्रोटेस्ट। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द जैग्स डिपार्टमेंट, वो अच्छा काम भी करते हैं। दे आर वेरी गुड ऑफिसर्स, दे आर डूइंग अ फिनोमिनल जॉब in the high courts and supreme courts and AFTs. They are doing very good and very honest service to the motherland. They are going beyond their charter of duties and working overtime. रात भर पढ़ाई करते हैं फाइल्स की, एक दिन में 10-20-30 केसेस हैंडल करते हैं हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट्स में, AFTs में। दे आर डूइंग अ फिनोमिनल जॉब एज वेल एज एनी अदर आर्मर सर्विस ऑफ द इंडियन आर्मी। बट वो नहीं बोल पाते कि यार मेरे खिलाफ अन्याय हो रहा है, ये नहीं कोई बोल रहा है। सो अब अगर इस बात को जैग ऑफिसर्स ही नहीं बोलेंगे
कि आपको आर्मी एक्ट चेंज करने की आवश्यकता है, नेवी के जैग ऑफिसर्स नहीं बोलेंगे, एयरफोर्स के जैग ऑफिसर्स नहीं बोलेंगे, तो कौन बोलेगा? बट नहीं बोलने के पीछे रीज़न क्या है? डर। मतलब क्लियरली रैंक्स के अगेंस्ट बायस है? नहीं, रैंक्स के अगेंस्ट नहीं, मतलब इट इज़ लाइक रीज़न तो यही होता है हर जगह। सरकारी महकमों में आप सही को सही नहीं बोल पा रहे हो, आप काले को काला नहीं बोल सकते, अगर सफ़ेद को सफ़ेद नहीं बोल सकते, ऑब्वियसली यू आर स्कैर्ड। एक्चुअली क्या है ना, सी जो फौज है ना, एक मतलब व्हाट डू यू से इज करेज। करेज क्या है कि सिर्फ आप बॉर्डर पे गए, आपके हाथ में बंदूक है और आप दुश्मन पे गोली चला रहे हो, दैट इज ओनली दैट इज करेज? ऑफ कोर्स नॉट। या अगर आपको पता है जो चीज़ गलत है उसको आप गलत बोल पा रहे हो, दैट इज ऑल्सो करेज? ऑफ कोर्स इट इज। तो इनके पास वो वाला करेज नहीं है। बॉर्डर पे जा करके बंदूक अगर आपके हाथ में है, एक्चुअली उस सिचुएशन में कोई भी करेजेस हो सकता है। दैट करेज इज मच मोर ईजियर। What really requires having a spine, having balls, is to speak up against your seniors, your hierarchy, when you know that what is happening is wrong. बॉर्डर पे जा करके या काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन में आपके साथ 10 बंदे हैं, मैं अगर उसका हवलदार हूँ, मैं उसमें मेरे ऊपर एक मेजर है, कैप्टन है, या अगर मैं टीम लीडर हूँ, मैं कैप्टन मेजर हूँ और मेरे नीचे 10 बंदे हैं, कम से कम 11 बंदे तो एक साथ हैं और हम दुश्मन के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, वहाँ पे तो इट इज़ वेरी इजी टू फाइट। बट एक्चुअली रियल करेज अराइजेज व्हेन आप अभी मैं इस घर में बैठे बैठे आप 5-6 से लड़ूंगा ना, वो है असली करेज। अगर आप 5-6 के साथ मिल के मैं पड़ोसी से लड़ूं सामने वाले से, दैट इज मच ईजियर। राइट। अगर मैं अकेला यहाँ पे बैठ के आप 6 से लड़ सकता हूँ, दैट रियली शोज हाउ करेजियस अ पर्सन इज। वो करने की आवश्यकता है। जैग डिपार्टमेंट वाले, वो जो ऑफिसर्स हैं जिसको पता है भाई मेरे खिलाफ अन्याय हो रहा है 100%, या तो ये बताएं कि भाई अन्याय नहीं हो रहा है। कोई आके मुझे बोल दे जैग ऑफिसर, मैं कहूँगा ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अगर आपको लग रहा है कि नहीं हो रहा है, आपकी सीनियरिटी का लॉस, आपसे जो जूनियर बंदा था जो आपसे एज में कम है, जस्ट बिकॉज वो इंजीनियर है वो आपसे सीनियर हो गया, वो BSc BA BCom है वो आपसे सीनियर हो रहा है, अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो भाई ठीक है। या तो आपके पास सेल्फ एस्टीम नहीं है या आपके पास करेज नहीं है, देन इट इज़ फाइन। बट व्हेन यू नो दैट व्हाट इज हैपनिंग इज रॉन्ग एंड स्टिल यू आर क्वाइट अबाउट इट, दैट इज लैक ऑफ करेज। सिंपल। एक इसमें महात्मा गांधी का मुझे कोटेशन याद आ रहा है, यहाँ पे मैंने आपकी किताब भी देखी, हे राम। महात्मा गांधी कहते हैं कि द सपोर्ट ऑफ द मासेस इज द डिलाइट ऑफ द टिमिड, द वैलियंट ग्लोरीज इन फाइटिंग अलोन। जो भीड़ के साथ तो जो कमज़ोर लोग हैं, डरपोक लोग हैं, वो भी युद्ध कर सकते हैं। जो अकेला, जो दमदार बंदा होता है ना, जो हिम्मत वाला होता है, वो अकेला लड़ जाता है, लाइक भगत सिंह एंड हिज फ्यू अदर कॉमरेड्स। अपार्ट फ्रॉम दिस, कोर्ट मार्शल्स के बारे में बात करनी है तो ऑफ कोर्स मतलब सबने शौर्य मूवी देखी है एंड एवरीवन नोज व्हाट कोर्ट मार्शल इज। बट एक्चुअली जब कोर्ट मार्शल हो रहा होता है किसी का, वो सिनारियो क्या होता है? व्हाट इज हैपनिंग देयर? सी, कोर्ट मार्शल इज जस्ट अ मिलिट्री कोर्ट, ओके। सिनारियो उसमें ये होता है, मैं आज ही एक रील देख रहा था इंस्टाग्राम पे जिसमें हज़ारों लाइक्स आए हुए हैं, जिसमें किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दे रखी है कोर्ट मार्शल के बारे में। वो व्यक्ति कह रहे हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोर्ट मार्शल। नो, रॉन्ग, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कोर्ट मार्शल। समरी कोर्ट मार्शल, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मार्शल, समरी जनरल कोर्ट मार्शल एंड जनरल कोर्ट मार्शल। सो जनरल कोर्ट मार्शल जिसकी जो आप नॉर्मली बात पूछ रहे हैं, वो जनरल कोर्ट मार्शल होता है, जैसे कि शौर्य मूवी में दिखाया गया है या अ फ्यू गुड मैन मूवी में दिखाया गया है। तो उसमें एक डायस होता है नॉर्मल कोर्ट की तरह, 2-2.5 फुट का वो ऊंचाई का डायस होगा। उस पर वो 5 ऑफिसर्स बैठेंगे जो कि नॉर्मल ऑफिसर्स होते हैं। कोई भी वो आर्मर सर्विस के हो सकते हैं, इन्फेंट्री, आर्टिलरी, आर्मर्ड कोर, ASC, AOC, एविएशन, AD, एनीथिंग। वो बट दीज पीपल डू नॉट नो द लॉ। लॉ जानने वाला एक व्यक्ति होता है मेरे जैसा, जैग ऑफिसर, उसको कहते हैं जज एडवोकेट। ही लीड्स देम, दीज 5 guys, थ्रू द प्रोसेस ऑफ लॉ, थ्रू द प्रोसीजर ऑफ कोर्ट मार्शल। ही एक्सप्लेन्स टू देम द चार्ज शीट। वो उन्हें बताया कि उस अक्यूज जो है बंदा, उसने ऑफेंस क्या किया है, मतलब ऑफेंस का उसके खिलाफ चार्ज क्या है। ऑफेंस अभी तक पता नहीं हमने उसने किया है या नहीं किया है, लेकिन उसके खिलाफ चार्ज क्या है। वो उसका पूरा प्रोसीजर समझाया कि आर्मी रूल्स में क्या लिखा है, आर्मी एक्ट में क्या लिखा है, हमें किस किस तरीके से इसके खिलाफ मूव करना है। वो प्रोसिक्यूशन में जो प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर है, वो उसे भी लॉ पढ़ाएगा। जो डिफेंस की साइड में जो अक्यूज्ड है, अक्यूज का जो वकील है,
और जो अक्यूज का डिफेंडिंग ऑफिसर है वो उसको भी कानून समझाएगा, अक्यूज को भी कानून समझाएगा। सो आउट ऑफ दिस होल महकमा, इन जो 10-12-15 लोगों की जो भी वहाँ पे गैदरिंग है, उसमें सिर्फ एक ही जैग ऑफिसर है जो कानून जानता है। अगर प्रोसिक्यूशन के पास एक वकील है तो वो भी कानून जानता है, बट वो वकील मोस्ट लाइकली ही डज नॉट नो मिलिट्री लॉ, बिकॉज मिलिट्री लॉ इज नोन टू ओनली जैग ऑफिसर्स, करेक्ट, okay, of either Army, Navy, Air Force, and very few civilian lawyers who are practicing in military law, either in AFT or in court martials, which can be counted on fingertips. तो अगर ये वकील साहब जो दो हैं प्रोसिक्यूशन का और डिफेंस का, अगर इनको मिलिट्री लॉ पता है तो अलग बात है, बट उसके अलावा पूरी जो गैदरिंग है उसमें से किसी को मिलिट्री लॉ नहीं आता है। तो अब ये है कि योर क्वेश्चन इज व्हाट इज अ कोर्ट कोर्ट मार्शल। बस ठीक है, तो इसके बाद जैसे नॉर्मल कोर्ट चलती है वैसे कोर्ट मार्शल चलेगी। गुड थिंग अबाउट कोर्ट मार्शल इज दैट इट इज़ वेरी क्विक, अच्छा, इट इज़ वेरी फास्ट कंपेयर टू योर अदर सिविलियन कोर्ट्स, क्योंकि कोर्ट बहुत बढ़िया चीज़ है एक्चुअली। समहाउ इफ वी कैन इम्प्लीमेंट दिस थ्रू आउट द नेशन, टोटल चेंज आ जाएगा देश भर में, बट इट इज़ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट दिस। आई थिंक ये सिर्फ बोलना आसान है, लेकिन इम्प्लीमेंट करना आई थिंक इट इज़ राइट नाउ इम्पॉसिबल। इसमें बढ़िया बात क्या है कि डे आफ्टर डे सेम केस चलता है। आपको पता है भाई, एक बार कोर्ट मार्शल स्टार्ट हुआ वो रुकेगा नहीं। 1 महीने 2 महीने 3 महीने मेरा फैसला होना है आर या पार, ओके, गिल्टी या नॉट गिल्टी। सिविलियन कोर्ट्स की तरह नहीं कि 5 साल तक केस चले जा रहा है, 25 साल तक केस। सलमान खान पे जो भी आरोप है कि डियर्स उसने मार दिए, वो फुटपाथ पे सोते हुए लोगों पे गाड़ी चढ़ा दी, 20 साल पुराना इंसिडेंट है, चले जा रहा है केस चले आ रहा है। ठीक है, किसी दिन कोई टुच्ची सी एप्लीकेशन लगा के तारीख ले ली, 6 महीने बाद की तारीख मिल गई। किसी दिन किसी लॉयर वो एब्सेंट हो गया, 8 महीने बाद की तारीख मिल गई। किसी दिन जी मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं नहीं आ सकता, 3 महीने बाद की तारीख मिल गई। अगली बार जज साहब छुट्टी पे हैं, 5 महीने बाद की तारीख। तो इस तरीके से ना 20 साल 25 साल का ड्रामा नहीं होता है हमारे यहाँ। दिस इज़ वेरी गुड। सो द सिस्टम ऑफ डिसिप्लिन इज़ वेरी स्ट्रीमलाइंड। एक बार आपके खिलाफ कोर्ट मार्शल स्टार्ट हुआ, 1 महीने में 2 महीने में 3 महीने में ख़त्म होगा ही होगा। ओके, बहुत बढ़िया है। मैक्सिमम ये है कि अर्जन हो जाएगा 10-20 दिन के लिए। उसमें भी पॉलिसीज़ हैं, बहुत बढ़िया पॉलिसीज़ हैं आर्मी की, कि कोर्ट मार्शल फालतू में 10 दिन से ज़्यादा अर्जन होगा ही नहीं। ओके, अगर किसी को उसके बीच में छुट्टी भी जाना है, किसी मान लीजिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर को, अक्यूज को तो जाने ही नहीं देते हैं, किसी मेंबर को, प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर को, डिफेंडिंग ऑफिसर को, उनको छुट्टी भी नहीं जाने देंगे हम, बिकॉज फर्स्ट वी वांट दिस कोर्ट मार्शल टू बी रैप्ड अप, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। सिविलियंस की तरह नहीं, जज साहब छुट्टी पे हैं जी 4 महीने का। तो इसमें क्या है, अक्यूज को डर नहीं लगता है। राइट, अक्यूज क्या है, अक्यूज भाग सकते हैं। मेहुल चौकसी कैन रन अवे, नीरव मोदी कैन रन अवे, दे कैन स्टे इन कंफर्टेबल कंट्रीज, यूके जाके रहते हैं। हाँ, आर्मी में एक बार फंसे भैया, यू कैन नॉट रन अवे। सिविल में भी इट इज़ डिफिकल्ट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ इट इज़ अ बॉल गेम, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ प्रोसीडिंग्स आर हैपनिंग अगेंस्ट यू। अगर आपका पासपोर्ट जब्त नहीं है तो आप भाग सकते हो, जब्त हो गया तो इट इज़ थिंग्स बिकम डिफिकल्ट। बट आर्मी से यू कैन नॉट रन अवे। अगर एक बार कोर्ट मार्शल स्टार्ट हो गया ना, फैंटास्टिक सिस्टम। बट कोर्ट मार्शल्स होते किस लिए? इज इट मतलब जो एटलीस्ट सिविलियंस को लगता है कि किसी ने गद्दारी कर दी तो ही कोर्ट मार्शल हो रहा है, बट ऑफ कोर्स दूसरे रीजंस भी है, तो किन किन रीजंस के लिए हो सकता हर है? एक टुच्ची सी चीज़ के लिए कोर्ट मार्शल हो सकता है, ओके, फॉर द स्मॉलेस्ट ऑफेंस। व्हाट इज द क्रेजीएस्ट जो आपने अब तक सुना है? नहीं, क्रेजीएस्ट नहीं है, तो कोर्ट मार्शल ठीक चीज़ के लिए होता है। नहीं, मतलब आई एम सेइंग कि जो सबसे छोटी सी चीज़ के लिए हुआ हो। सी एक्चुअली ना, वो छोटी चीज़ आर्मी में हर एक, एक्चुअली ये है, आर्मी में हर एक छोटी चीज़ भी बड़ी चीज़ बन जाती है। जो मतलब नॉर्मली लोगों को लगता है कि यार छोटी चीज़ है। मैं आपको बताता हूँ, अगर मान लीजिए कोई परेड है, आप उसके लिए 5 मिनट लेट हो गए, उसके लिए आपका कोर्ट मार्शल हो सकता है। लेट होने के लिए? जी हाँ। जो सिविलियंस हर रोज़ अपने ऑफिस में 1 घंटा 2 घंटा लेट पहुँच जाते हैं बड़े आराम से, 3 दिन की छुट्टी मार ली, फिर पास वाले डॉक्टर से 100 रुपये दे के सर्टिफिकेट लिखवा लिया कि तबीयत ख़राब थी, फिर वो ऑफिस में जाके दिखा दिया, एंड लाइफ इज़ चिल, झिंगा लाला है लाइफ। वैसा फौज में नहीं होता है। ओके, आप 5 मिनट भी लेट हुए, उसके लिए कोर्ट मार्शल हो सकता है, मैं कह रहा हूँ, एज पर लॉ होता नहीं है, अनलेस द बॉस, अनलेस द अथॉरिटीज आर कम्प्लीटली विंडिक्टिव। या जैसे जो मैं आपको पहले एग्जांपल दे रहा था, अगर मेरे को नफरत है गगन से और मैं इसको पेलना चाहता हूँ, तो मैं कोर्ट मार्शल की स्थिति तक ला सकता हूँ। ओके, बिकॉज एज पर सेक्शन 39 ऑफ द आर्मी एक्ट, 30 सेकंड के लिए भी लेट होना, 1 सेकंड के लिए भी लेट होना इज एब्सेंट विदाउट लीव। आपको छुट्टी लेनी पड़ेगी आर्मी में, अप्रूव करानी पड़ेगी छुट्टी। इट इज़ अ डिफिकल्ट लाइफ, इट इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। अनलाइक सिविलियंस, अनलाइक एनी अदर जॉब, अनलाइक टॉप मोस्ट
जो पोस्ट हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, IAS ऑफिसर्स, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजेस, एनीवन, वो अगर लेट होता है इस तरीके से, उनके ऊपर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चल सकती, थियोरेटिकली ऑल्सो। लेकिन आर्मी में, नेवी, एयरफोर्स में, पैरामिलिट्री फोर्सेज में, पुलिस फोर्सेज में, बेसिकली सारी जो बेल्टेड फोर्सेज होते हैं, यूनिफॉर्म फोर्सेज होती हैं जो, उनमें आपके खिलाफ डिसिप्लिन इतना सख्त है कि आप 1 सेकंड के लिए भी अगर लेट होंगे तो आपके खिलाफ थियोरेटिकली आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, एंड यू कैन बी मेड टू आंसर क्रिमिनल चार्जेस अगेंस्ट यू। ज़्यादातर नहीं होता, 99% केसेस में नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रोज़ रोज़ हम इस चीज़ों के लिए कोर्ट मार्शल कर रहे हैं, लेकिन इन चीज़ों के लिए इट इज़ डूएबल। तो जो नॉर्मली जो कंपैरेटिवली छोटे ऑफेंसेस होते हैं, वो क्या बेसिकली सीनियर से ज़रा सी बहस करना, कोर्ट मार्शल, डिसोबीडियंस ऑफ सुपीरियर्स ऑर्डर्स, इंटॉक्सिकेशन, एब्सेंट विदाउट लीव, ओवर स्टेइंग ऑन लीव, आई कार्ड लॉस। आई कार्ड लॉस इज सच अ स्मॉल थिंग। आई एम टेलिंग यू व्हाई स्मॉल थिंग आई एम सेइंग। आई कार्ड लॉस मतलब जो आपका जो आइडेंटिटी फौज में आई कार्ड मिलता है, हाँ। देखिए आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में आपको एक आई कार्ड मिलता है हर एक बंदे को, जवान हो, ऑफिसर हो, कोई भी हो, राइट अप टू दी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। अब वो आई कार्ड संभाल के रखना हमारी जिम्मेवारी है, ठीक है, होनी भी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। मैं ये जानना देखिए, आई कार्ड अगर आपसे गुम गया किसी भी कारणवश, अगर मान लीजिए आपकी लापरवाही से आपसे गुम गया, कौन सी ऐसी सिविल नौकरी है जहाँ पे आपको उसकी वजह से आपका क्रिमिनल ट्रायल हो जाएगा? कोई नहीं है। अब मैं बताता हूँ, इसमें लोग ये कहेंगे कि यार आपको फौजी हो, आपको संभाल के रखना चाहिए, आपकी ड्यूटी है। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि एक फौजी जिस पे आपने 1000 तरीके की एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लगा रखी हैं, उसका चरित्र बढ़िया होना चाहिए। वो किसी लड़की से ना बात करता हुआ दिख जाए, वो सोशल मीडिया पे ना पहुंच जाए, वो दारू ना पी ले, वो छुट्टी से 1 दिन लेट नहीं आ सकता, वो परेड से 5 मिनट लेट नहीं हो सकता। उस पर आपने 1000 तरीके की बंदिशें लगा दी, लेकिन उसको बदले में आपने कौन सी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस दे दी कंपेयर टू एनी अदर गवर्नमेंट सर्वेंट? ये जो सारी आर्मी में क्या प्रिविलेजेस मिलती हैं, घर मिलता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, यूनिफॉर्म अलाउंस मिलता है। यूनिफॉर्म पे तो खैर उतना उससे ज़्यादा ही खर्चा हो जाता है। जो भी कैंटीन फैसिलिटीज़, कैंटीन बहुत जगह और मिल रही है, और उसके ल्यू में, जैसे RBI में सोडेक्सो कार्ड्स मिलते हैं, या और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में मिलते हैं। कोई ऐसी फैसिलिटी आर्मी में नहीं है जो और कहीं नहीं मिल रही है, लेकिन उसके बदले आपने इतनी ज़्यादा बंदिशें लगा दी। अब मैं ये कह रहा हूँ कि आई कार्ड का अगर किसी से गलती से लॉस हो जाए, किसी सिविलियन का तो कोर्ट मार्शल नहीं होता उसके लिए, करेक्ट। आर्मी वालों को क्यों होना चाहिए? मतलब आर्मी के लिए सब चीज़ें इतनी ज़्यादा 10 गुनी टफ क्यों होनी चाहिए? हाँ, आर्मी के जवान के लिए, मतलब क्या, मेरा कभी नहीं हुआ है आई कार्ड लॉस, मेरा कोर्ट मार्शल नहीं हुआ है, मेरे पे कभी नहीं हुआ। मैंने तो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक मेरा वही सेम आई कार्ड था, और मेरे ख्याल से 11 मार्च 2024 को उसको काट के जलाया गया है, ठीक है। मेरा आई कार्ड कभी नहीं गुमा है। लेकिन मेरे को क्योंकि उन लोगों से हमदर्दी है जो हमारे जवान हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने कम से कम 50-100 कोर्ट ऑफ इंक्वायरीज करी हैं जिसमें किसी बंदे का आई कार्ड लॉस हो गया, जवान का या ऑफिसर का, उसकी वजह से उसका करियर तबाह हो गया। एक बार किसी बंदे को पनिशमेंट मिल गई, उसका करियर वहीं पे कि वहीं ख़त्म है, क्योंकि आर्मी में प्रमोशन इतना कम है, क्योंकि इट इज़ अ पिरामिडिकल स्ट्रक्चर। तो उसमें 5 में से एक बंदे को ऊपर वाले रैंक्स पे जाएगा, 4 में से एक बंदा ऊपर वाले रैंक्स में जाएगा, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक में सुपरसीड हो जाएंगे। जवान्स में भी अगर आपका जूनियर रैंक्स में ही अगर आपका आई कार्ड लॉस हो गया, यू विल वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू बिकम JCO। तो आई कार्ड लॉस की वजह से सब ज़िंदगी तबाह, ठीक है, करियर तबाह, ज़िंदगी तबाह, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। आई कार्ड किसी की गलती के बिना भी तो गुम सकता है। आप ट्रेन में जा रहे हैं, पॉलिसी के हिसाब से आपको गले में से टांग करके अंदर उसमें एक चेन लगानी है लोहे की, और वो बटन में से बांध करके पॉकेट में ऐसे रखना है, ठीक है। किस दिन वो चेन टूट जाए, आप सो रहे हैं, ओवरनाइट जर्नी, लोग 2-2 दिन की जर्नी करके जाते हैं। ऐसे गाँवों में, रिमोट एरियाज में पोस्टिंग होती हैं फौजियों की। पोस्टिंग है कहीं नॉर्थ ईस्ट के रिमोट एरिया में, वहाँ से पहले तो कोई आर्मी के कॉन्वॉय में या कोई सिविल जो बोलेरो टाइप की बड़ी गाड़ी में, मिनी वैन में, आप 8 घंटे का सफ़र तय करके आ रहे हो रेलवे स्टेशन तक। वहाँ से एक जगह की आपने ट्रेन पकड़ी, वहाँ से आप ट्रेन में 24 घंटे का सफ़र करके पहुँचे दिल्ली के बाद अब आपका 8-10 घंटे का सफ़र और है, आपके लगभग 40-42 घंटे आप सफ़र करके आ रहे हो वहाँ तक। बीच में कहीं पे भी आप सो रहे हैं, चेन टूट जाए उसकी आई कार्ड की, और वो कोई लेके भाग जाए या गिर जाए, आपकी क्या उसमें इतनी बड़ी अपराध है कि आपके करियर तबाह हो जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। कौन से, मैं पूछ रहा हूँ, सिविलियंस पे वही चीज़ क्यों नहीं लागू है? आप वही कानून सिविलियंस पे भी लागू कर लो, या आर्मी पे लागू कर रहे हो तो उसके कॉम्पेंसेशन में उन्हें कुछ दो, पैसा मत दो।
क्योंकि पैसे पे विवाद हो जाएगा कि इतनी बड़ी फौज को हम कैसे इतना एक्सपेंडिचर कर सकते हैं। कम से कम कोई प्रिविलेज दे दो, कम से कम कोई उन्हें सम्मान दे दो, ट्रेन्स में कंफर्टेबली उन्हें रिजर्वेशन मिल जाए, प्लेन्स में रिजर्वेशन मिल जाए, मतलब कहीं पे जाएँ तो लोग उनका कम से कम इज्जत से उन्हें पुकार लें, पुलिस वाले पीटे नहीं कम से कम। जो आए दिन एक ब्रिगेडियर साहब की पंजाब पिटाई में की हुआ गई है है कुछ दिन पहले, जो कि मुझे पर्सनल कॉन्टैक्ट से पता है। कर्नल बाथ, पुष्पिंदर सिंह बाथ की पिटाई हुई है। एक और वो कर्नल साहब, ही हैज़ बिन थ्रैश्ड, जो रिटायर्ड कर्नल साहब थे, जो गाड़ी जी, जी, में जी। वक्फ बिल को डिस्कशन कर रहे थे। वो कैप्टन साहब की वाइफ, फियांसे सॉरी, उसके साथ पुलिस वालों ने, शी इज़ बिन ऑलमोस्ट रेप्ड। जवान्स एंड सो मेनी पीपल हैव बिन मिसबिहेव विद। ये जो मूवी थी पान सिंह तोमर, इरफान खान वाली, वो भी तो इसी पे बेस्ड है। दिस इरफान खान, he was a subedar, if I remember correctly, in the army, and he has won Asia levels पे या which Commonwealth Games में, he has won many medals for India in running, and उसके गांव, उसके चचेरे भाई या ममेरा भाई है जो वो उनकी प्रॉपर्टी को कब्जाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे बहुत केसेस होते हैं फौजियों के, क्योंकि फौजी बंदा तो कहीं और ड्यूटी कर रहा है। दिस इज अ वेरी रियल स्टोरी, नॉट जस्ट पान सिंह तोमर, इट इज अ वेरी ट्रू स्टोरी ऑफ मैनी फौजीज। हमारे अब पास भी ऐसे बहुत होता है? केस आते हैं, डेली होता है। फौजी बंदा, आप इमेजिन कीजिए ना, आप हैं चेन्नई के रहने वाले और आपकी पोस्टिंग है कारगिल में, और आपका जो चचेरा भाई है वो आपकी जो कॉमन लैंड है या खानदानी लैंड है, वो उस पर अपना हक जमा रहा है। आपके बीवी बच्चे उसको रेजिस्ट नहीं कर पा रहे, और गांव देहातों में गोलियां भी चलती रहती हैं, तो उन्होंने उनको डरा रखा है। अब फौजी भाई आया अपनी ड्यूटी, अपना सूटकेस लेकर के 4 दिन वहाँ रुका, 1 महीना वहाँ रुका, फिर चला गया। अब पीछे से वो आपकी फैमिली को फिर से दुखी कर रहे हैं। सो दिस पान, ये डेली होता है आर्मी में, डेली दिस थिंग इज हैपनिंग। इफ दीज फौजीज गो टू पुलिस स्टेशन, पुलिस इज नॉट लिसनिंग टू देम। दिस इज व्हाट हैपेंड विद पान सिंह तोमर। इट इज वेरी ट्रू, इट इज हैपनिंग ऑन अ डेली बेसिस। मैं 5 जाट में था, उसमें बहुत लोग मेरे पास ये बातें बताने आते थे, साहब हमारे साथ ये हो रहा है। अब मुश्किल से वो क्या करते हैं, सीओ कमांडिंग ऑफिसर साहब तक ये बात पहुंचाते हैं। कमांडिंग ऑफिसर क्या करता है, मैक्सिमम अगर कमांडिंग ऑफिसर इंटरेस्ट ले भी रहा है तो वो एक चिट्ठी लिख देगा एसएचओ को, एसएचओ उस चिट्ठी को डस्टबिन में डाल देगा, क्योंकि कमांडिंग ऑफिसर जो फौज का है उसका पुलिस वालों पे तो कोई कंट्रोल है नहीं। करेक्ट। उनके ऊपर कोई दबाव नहीं है, वो उसको डस्टबिन में डाल देगा, क्या कर लोगे। तो अभी पान सिंह तोमर, ही गोज टू दिस पुलिस गाइज मिसबिहेव विद हिम, पुलिस गाइज ह्यूमिलिएट हिम। वो दिखा रहा है पान सिंह तोमर, भाई ये देख लो मेरे पास 5 मेडल हैं, जितने भी मेडल हैं, आई डोंट रिमेंबर, मेरे पास इतने मेडल हैं भाई, ये देख लो मेरी फोटो है अखबार में। कहते हैं हम क्या करें, तू होगा फौजी। इस तरीके से कम इतना ही कोई आप एक सेंट्रल लेवल पे कोई पॉलिसी बना लो, स्टेट लेवल पे पॉलिसी बना लो, नोटिफाई कर दो कि भाई फौजी बंदा, उसको कम से कम पुलिस वाले और ये सारे सिविलियंस कम से कम तमीज़ से बात तो करेंगे। इतना ही कर दो फौजियों के लिए। आई एम सेइंग 1000 तरीके की एडिशनल रिस्ट्रिक्शंस आपने लगा रखी हैं, बदले में क्या दे रहे हो? लीगली स्पीकिंग, देयर कैन बी नो लायबिलिटी विदाउट अ कॉरेस्पॉन्डिंग राइट, देयर कैन बी नो इनकम्बरेंस विदाउट अ कॉरेस्पॉन्डिंग एंटाइटलमेंट। अगर मैं आपको 2 रुपये का भी अगर आप पे कोई लायबिलिटी लगाई है, उसके बदले में आपको कोई ना कोई राइट देना कंपलसरी है। अदरवाइज दैट इम्पोजिशन ऑफ लायबिलिटी इज इलीगल, जस्ट बिकॉज यू आर अ फौजी। मतलब अगर हमें फौज में आना है तो यार हम अपनी मातृभूमि के प्रेम के लिए आ रहे हैं, ये नहीं कि मेरे को 1000 तरीके की और बंदिशें पसंद हैं और मैं क्यों झेलूं यार। मतलब फिर पीपल विल स्टॉप कमिंग इनटू द आर्म्ड फोर्सेस। Anyway, people are stopping coming into the armed forces because everywhere there is injustice. People have already started preferring paramilitary forces and police forces. जो आर्म्ड फोर्सेस पहले के टाइम में बहुत एलीट नौकरी मानी जाती थी, डे बाय डे दी स्टेचर इज गोइंग डाउन, बिकॉज आपने जवानों का मोराल तोड़ रहे हो अग्निपथ स्कीम ला करके। शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स के वैसे ही प्राण पी रखे हैं, ठीक है। अब डिसेबिलिटी पेंशन का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया ऑलमोस्ट, प्रैक्टिकली स्पीकिंग। परमानेंट कमीशन ऑफिसर्स को वो भी बहुत दुखी रह रहे हैं कई सारे, क्योंकि उनको रिजाइन नहीं करने देते। मेरे पास रोज फोन उसके लिए भी आते हैं, मैं कई केसेस ऐसे हैंडल कर रहा हूँ। रिजाइन नहीं करने देते। ये बात अभी थोड़े टाइम में परमानेंट कमीशन ऑफिसर्स को और जवानों को समझ आनी स्टार्ट होगी कि एनपीएस उनके लिए क्यों ज़रूरी है, न्यू पेंशन स्कीम एंड यूनिफाइड पेंशन स्कीम। बिकॉज ये जो भी परमानेंट कमीशन ऑफिसर्स, दोज हु आर वेरी हैप्पी कि इनको पेंशन मिल जाती है। मान लीजिए कोई परमानेंट कमीशन ऑफिसर है, 17 साल में 17-18 साल की सर ने नौकरी कर रखी है और वो पिकनिक पे जा रहे हैं अपनी फैमिली के साथ या कहीं पे भी जा रहे हैं, छुट्टी पे हैं, उनकी डेथ हो जाती है और वो एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस नहीं है, तो उनको ठेंगा नहीं मिलने वाला सरकार की तरफ से, एक्सेप्ट जो उनका इंश्योरेंस का अमाउंट है, दैट इज़ फाइन। जो उनका ग्रेचुइटी है, लीव एनकैशमेंट है, वट एवर
is that, but I'm saying in terms of pensionary benefits, not a penny, not a paisa will be given to this permanent commission officer who dies not because of military service before he completes his pensionable service. Whereas for civilians, मैं बार बार कंपेयर इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरा सारा जो आधार है ना, मेरा थॉट प्रोसेस इज बेस्ड ऑन द राइट टू इक्वालिटी. अगर हमारा देश इतना गरीब है कि हम पेंशन नहीं दे सकते, हम पैसा नहीं दे सकते, तो सबके लिए खत्म कर दो. आज से ही सारे सरकारी महकमों के लिए 100% पेंशन, न्यू पेंशन स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, एनपीएस सब खत्म कर दो, तब ठीक है, किसी को मत दो. लेकिन मेरा प्रॉब्लम यह है कि सिर्फ फौजियों को ही आप क्यों प्रताड़ित कर रहे हो. अगर कोई सिविलियन की डेथ होती है नॉट एट्रीब्यूटेबल टू सर्विस 17, 18, 19 साल में, कितने भी साल में, उसको कम से कम एनपीएस का पैसा मिलेगा. 18 साल में उसकी विधवा को, उसके अनाथ बच्चों को, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू दैट पुअर लेडी हु इज नाउ हैविंग टू बैटल दिस थिंग, दे विल गेट दैट 25-30 लाख 35 लाख ऑफ एनपीएस मनी. फॉर एग्जाम्पल कोई फौजी है, उसकी पेंशनेबल अभी तक वो ख़त्म नहीं है, वो जो टैब है वहाँ तक वो नहीं पहुँचे. यस. एंड वो छुट्टी लेके शायद घर पे जा रहे हैं, वहाँ पे किसी एक्सीडेंट में उनकी अगर डेथ हो गई तो उन्हें वो पेंशन नहीं मिलेगी. कुछ नहीं मिलेगी. अगर छुट्टी लेके घर पहुंच चुका है, देखिए जब तक वो घर जा रहा है छुट्टी पे, जब तक वो ट्रेन की जर्नी, ऑटो, गाड़ी, टैक्सी जो भी पकड़ेगा, वो घर जा रहा है, जब वो घर पहुंच गया तब से टाइम स्टार्ट हो रहा है. जब तक वो घर पहुंच रहा है तब तक वो ड्यूटी में ही काउंट हो जाता है. ओके. जब से वो घर पहुंच गया और जब वो रिटर्न जर्नी करता है वापस ड्यूटी पे जाने के लिए, तब भी वो ड्यूटी में ही स्टार्ट काउंट हो जाता है. हालांकि ऐसे ऐसे केसेस हैं, उसमें भी एक बंदे की टांग भी कट गई, फिर भी उसको डिसेबिलिटी पेंशन हम नहीं दे रहे हैं ये लोग. ओके. वो एक अलग स्टोरी है. लेकिन जब वो घर पहुंच गया, उसके बाद वो अपना कुछ कर रहा है. आप अपने घर की छत पे बैठे हो, वहाँ पे पार्टी कर रहे हो, अपना पर्सनल काम कर रहे हो, ताश खेल रहे हो, दारू पी रहे हो, गाने सुन रहे हो, यू आर जस्ट हैविंग अ गुड टाइम विद योर फैमिली. एनीथिंग हैपेंस, यू फॉल ऑफ द छत, आपकी डेथ हो गई, कुछ नहीं मिलेगा. ओके. और सिविलियंस में ये मिलता है? सिविलियंस को मिल जाएगा. आई एम सेइंग हर जगह, हर तरीके से, चाहे परमानेंट कमीशन ऑफिसर हो, चाहे शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर हो, चाहे नॉर्मल रेगुलर जो अपने रिक्रूट्स होते थे, सिपाही, लैंस नायक, नायक वगैरह, चाहे अग्निवीर हो, चाहे आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, क्यों हर जगह इनको पीछे रखा जा रहा है, क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है? वाई आर दे बीइंग ट्रीटेड एज सेकंड रेट सिटीजन्स? और सिमिलर चीज़ें काफ़ी हद तक आ रही हैं पैरामिलिट्री फोर्सेज में भी, क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्सेज ने हमारे लॉ कॉपी पेस्ट मारे हैं. आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, दीज आर दी काइंड ऑफ एलिट फोर्सेस. तो बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, ये हमारे आर्मी एक्ट को कॉपी पेस्ट मार लेते हैं. ठीक है. पॉलिसीज भी काफ़ी हद तक हमसे वो देखते हैं. दे आर इंडिपेंडेंट टू डू वट एवर दे वॉन्ट टू डू, बट क्योंकि कॉपी पेस्ट इज सो ईजी इन लाइफ, मतलब मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कॉपी पेस्ट करना, तो वो लोग उन चीज़ों को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, तो उनको भी यही सेम प्रॉब्लम्स आती हैं. बट रीज़न क्या है इसके पीछे? व्हाट इज़ गवर्नमेंट स्टैंड की, क्यों यहाँ पे पेंशन नहीं दी जा रही है? कोई बोलता ही नहीं है. सी इट हैज, बट ये तो क्लियरली अनफेयर है. तो प्रोजेक्ट करना पड़ेगा ना किसी को. एक मेजर कविश अग्रवाल के अकेले बोलने से तो कुछ हो नहीं जाएगा. बट मतलब मैं इसका लॉजिक ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि एज अ होल, द होल डिफेंस सेक्टर वो आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे थे? जस्ट जो चला रहा है उसे चलने दे रहे हैं. देखिए, पावरफुल बंदा कौन होता है? पावरफुल होता है जो सीनियर होता है. करेक्ट. जैसे मान लीजिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, या अपने लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं, या एयर वाइस मार्शल्स हैं, या एयर मार्शल हैं, या एडमिरल्स हैं नेवी के. उनकी तो उतनी नौकरी हो गई ना, उनकी पेंशनेबल सर्विस हो गई. दे आर द पीपल इन पावर. मेजर कविश अग्रवाल वॉज नेवर इन पावर. Any captain, major, lieutenant colonel will never be in power. Even if he is in power, 100 people who are senior than him are also in power. They will subdue his voice. So when you are concerned with your own personal benefits, इनको ये रियलाइज़ करना चाहिए ना भाई, हमारे बच्चे भी तो जा रहे हैं उसी फौज में. जो हमारे जो कितने ब्रिगेडियर्स होंगे, जनरल्स होंगे, उनके अपने बच्चे भी तो फौज में हैं. खुदा ना खास्ता उसकी डेथ हो जाए, किसी के तो हुई होगी आज तक. ऑफ कोर्स 77 साल की इंडिपेंडेंट इंडिया में किसी तो कोई तो ऐसे ब्रिगेडियर साहब रहे होंगे, जनरल साहब रहे होंगे, जिनके बच्चे की डेथ हुई होगी बिफोर कंप्लीटिंग पेंशनेबल सर्विस. तो क्या उन जनरल साहब की या उन ब्रिगेडियर साहब की और उनके दोस्तों की, जो उनका कोर्स होगा, कोर्समेट्स होंगे, उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है इस इशू को उठाने के लिए? बिल्कुल. कितने होते हैं. हमारा मेरे से एक कोर्स सीनियर था, एक ऑफिसर, मुझसे मिला भी था कोलकाता में, उनकी डेथ हो गई थी. दैट टाइम ही हैड 3-4 years ऑफ सर्विस. तो अब उनका एक जस्ट बच्चा था, 6 महीने का होगा शायद.
तो उनके सारे कोर्समेट्स ने कलेक्ट करके उनकी वाइफ को और बच्चे के लिए कुछ पैसा दिया था, ठीक है, बिकॉज एंड दैट इज़ हाउ इट शुड बी डन। हमारा बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है अपने कोर्समेट्स के साथ। तो क्यों नहीं इसमें जो जैसे किसी की अगर पेंशनेबल सर्विस से पहले डेथ हो जाती है, उसको क्यों नहीं उनके कोर्समेट्स को आवाज़ उठानी चाहिए? सी, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। अगर किसी की 17-18 साल में डेथ हो रही है, या अगर जवान की बात कर लें, अगर मान लीजिए किसी जवान की 12-13 साल में डेथ हो रही है और वो फौजी कारण नहीं है वो डेथ का, तो उसको एनपीएस तो मिल नहीं रहा, करेक्ट। यूनिफाइड पेंशन स्कीम भी नहीं मिल रही, नॉर्मल पेंशन भी नहीं मिल रही, और वो उसकी वाइफ के लिए इट विल बी अ ह्यूज सम ऑफ मनी। मान लीजिए अगर जवान का एनपीएस का 7-8 लाख रुपए, 10 लाख रुपए जो भी इकट्ठा हो रहा है, आप किसी भी नॉर्मल जो लो मिडिल इनकम फैमिलीज़ में जाके देखिए, उनके लिए 7-8 लाख बहुत बड़ी अमाउंट है, स्पेशली व्हेन द मेन ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली हैज़ पास्ड अवे। उसके 2 बच्चे हैं, उसकी विधवा है, उसके बूढ़े माँ बाप हैं, बूढ़े माँ बाप का मेडिकल भी कवर्ड नहीं होगा आर्मी की तरफ से। सी, अब आप पेंशनर नहीं हो तो उनका मेडिकल भी फैसिलिटीज़ भी कवर्ड नहीं होंगी, वाइफ का भी कवर्ड नहीं होगा, बच्चे का भी कवर्ड नहीं होगा, तो मतलब वो और उसका पैसा भी नहीं मिल पाया। इंश्योरेंस वाला मनी मिल जाएगा, वो अच्छा खासा शायद 50 लाख रुपए आई थिंक मिल जाएगा, बट फिर भी उस 50 लाख में से वो 10 लाख 12 लाख क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि वो, मेरी प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि वो सिविलियंस को मिल रहा है। या तो आप उनसे भी हटा दो सिस्टम, देन इट इज़ कम्प्लीटली फाइन। किसी को मत दो, मैं कह रहा हूँ इंश्योरेंस भी हटा दो, सबसे हटा दो, बराबर कर दो। कई देश होते होंगे ऐसे इतने दरिद्र जो हैं इंडिया में। इफ कितनी हमारी $3 ट्रिलियन इकोनॉमी है, 3.5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी। इफ़ यू आर सो पुअर, देखिए अब इसमें आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, मेरे को बहुत कम नॉलेज है फाइनेंशियल चीज़ों की, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट। 140 करोड़ की जनता के लिए प्रो राटा बेसिस पे अगर आप निकालें $3 ट्रिलियन, $3.5 ट्रिलियन, इफ़ इट इज़ लेस एंड वी कैन नॉट अफोर्ड दीज पेंशन एंड इंश्योरेंस टाइप ऑफ थिंग्स, सबसे हटा दो। Finish it from the bureaucrats, finish it from politicians, finish it from MPs। बिल्कुल अच्छी बात है, फौज से भी ख़त्म कर दो। मैं तो कह रहा हूँ कि बल्कि रिकवर कर लो, जिनको मिल रही है पेंशन उन सबसे रिकवर कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। बट हर जगह वाई शुड ओनली फौजीज बी ट्रीटेड एज सेकंड रेट सिटीजन्स? करेक्ट। सौतेला व्यवहार क्यों? मतलब ये तो हमारे शायद इकोनॉमी की भी प्रॉब्लम है, हमें कहीं पे बजट कट्स करने होते हैं, वो डिफेंस ही पहला मिलता है हमें। क्यों कट कर रहे हो यार? मतलब डिसेबिलिटी, आपको पैसा बचाना, डिसेबिलिटी पेंशन खत्म कर दी, तो आप हर जगह से बराबर का कट करो, आई हैव नो प्रॉब्लम, जस्ट गिव इक्वालिटी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे ये चीज़ क्यों नहीं दी, ये चीज़ क्यों नहीं दी। आई एम नॉट डिमांडिंग एनीथिंग विच इज़ नॉट ऑलरेडी बीइंग गिवन टू अदर्स, और इसमें से मोस्ट ऑफ द थिंग्स आई एम नॉट इवन डिमांडिंग फॉर माई सेल्फ, दिस आई एम पुटिंग ऑन द रिकॉर्ड फॉर ट्रोलर्स, क्योंकि भाई मुझे नहीं चाहिए। एक मैंने वो पोस्ट बनाया था कि मेजर वर्सेस डीएम या लेफ्टिनेंट कर्नल को डीएम की पोस्ट मिल जानी चाहिए, या वो उसके लिए क्यों सूटेबल हैं। तो लोग जो अनपढ़ टाइप लोग होते हैं, जिनको कुछ पता नहीं, वो कहते हैं कि भाई इसको डीएम की पोस्ट चाहिए। भाई मुझे नहीं चाहिए, मैं बहुत खुश हूँ अपने जीवन में, मैं वकालत कर रहा हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट, AFT में वकालत कर रहा हूँ, एंड आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज आई वॉन्ट एन इंडिपेंडेंट लाइफ स्टाइल। मुझे कोई नौकरी चाहिए ही नहीं इस समय, ठीक है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, जो हमारे भाई बंधु, जो हमारे अग्निवीर होते हैं, जो हमारे जवान होते हैं, जो हमारे ऑफिसर्स होते हैं, जो कि मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, लेफ्टिनेंट कमांडर रैंक से जो निकलते हैं ना शॉर्ट सर्विस के बाद, उनको अगर 3 महीने 6 महीने तक नौकरी नहीं मिलती, उन्हें बहुत कष्ट होता है। मेरे ऐसे बहुत जानकार लोग हैं, उनको आपने NPS भी नहीं दिया, उनका आपने मेडिकल भी कवर नहीं कर रखा है, AGF वाले इलीगली उनका 1,60,000 रुपये और काट लेते हैं, तो उनको बहुत कष्ट होता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि यार उनको क्यों नहीं, वाई कांट दे सेव इनफ फॉर दो 6 months। सी, व्हेन यू आर अ सैलरीड पर्सन, यू आर अ बिजनेसमैन, आपका शायद बिजनेस होगा, आई थिंक फैमिली बिजनेस, तो आप ना, जो लोग एक सैलरी पे डिपेंडेंट होते हैं ना, भले ही आपकी सैलरी 5 लाख रुपए महीना हो, लेकिन अगर आपको वो 3 महीने तक नहीं मिल रही, यू विल बी ऑन योर नीज, क्योंकि आपका लिविंग स्टैंडर्ड उस तरीके का है। आपके कोई होम लोन चल रहा है, आपका कोई कार लोन चल रहा है, आपका कोई पर्सनल लोन है, बच्चों की किसी को कुछ देना है, स्कूल की फीस है, महंगे स्कूल्स हैं, वट एवर इट इज। किसी बंदे की किसी का 10,000 रुपये पगार होगी महीने की, तो वो 10,000 पे डिपेंडेंट है। जिसका 5 लाख है, वो 5 लाख पे डिपेंडेंट है। तो अगर उसको 3 महीने 6 महीने बिना नौकरी के रहना पड़ रहा है, इट इज़ अ ह्यूज स्ट्रगल फॉर हिम। आई एम सेइंग, हर जगह फौजियों के साथ ये सौतेला व्यवहार, मतलब ये वो बात हो गई कि हम देश के लिए आगे गए क्योंकि हमें अपनी मातृभूमि से प्रेम है, या कई लोग नौकरी के लिए भी जाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में, जो कि नहीं जाना चाहिए, केवल जाना चाहिए मातृभूमि के प्रेम के लिए। बिकॉज आई एम डेडिकेटेड टू माई नेशन,
I have love for my motherland. I am willing to die for my motherland. I am willing to compromise for my motherland. I am willing to give up my facilities, my personal freedom for my motherland. That is why I should be going to the armed forces. But people who are coming to the job for coming to the Army, Navy, Air Force for a job also, or people who are coming for the love of the motherland, उनके साथ सौतेला व्यवहार क्यों? ट्रू, या बराबर करो ना यार सबके साथ. जो आपने यहाँ पे भी जैसे जैग ऑफिसर्स के बारे में बताया, तो एक बायस भी दिख रहा है वहाँ पे, उनके साथ में अत्याचार हो रहा है वो भी दिख रहा है. इन द सेम वे जेंडर बायस भी होता है मिलिट्री में. ऑफिसर्स में ऐसा कोई ज़्यादा, आई विल नॉट से एट द आउटसेट कोई जेंडर बायस है. इनफैक्ट हमारे यहाँ विमेन ऑफिसर्स आर ट्रीटेड वेरी वेल. सारी सुविधाएं जो कि मेल ऑफिसर्स को अवेलेबल हैं वो विमेन ऑफिसर्स को अवेलेबल हैं. बल्कि कुछ मेल ऑफिसर्स इस बात से थोड़ा चिढ़ जाते हैं कि यार मतलब क्योंकि मेल ऑफिसर्स को कई बार लेडी ऑफिसर्स के होने की वजह से ज़्यादा काम करना पड़ जाता है. एज इन मेरे साथ एक बार हुआ था, मैं कोर्ट मार्शल में गया तो एक कर्नल साहब जो मेरे सीनियर थे उसमें उन्होंने कहा, यार कविश, आई एम वेरी ग्लैड दैट अ मेल ऑफिसर हैज़ कम, फीमेल ऑफिसर हैज़ नॉट कम. आई वॉज शॉक्ड क्योंकि फीमेल ऑफिसर्स से आप ज़्यादा काम जैसे लेट इवनिंग्स में कराना है, ज़बरदस्ती का जिसको चूज़ कहते हैं आर्मी में, फालतू में रात को देर तक काम करा के रोक के रखना है, अननेसरी के काम करवाने हैं, ज़बरदस्ती का कुछ भी प्रेजेंटेशन बनवाना है, इस टाइप के फालतू काम में विमेन ऑफिसर्स से कंपैरेटिवली कम करवाए जाते हैं. मेल ऑफिसर्स को ज़्यादा ऐसे कर लिया जाता है, लेकिन विमेन ऑफिसर्स को कम क्योंकि वो कंप्लेंट कर सकती हैं. ठीक है, तो मेल ऑफिसर कंप्लेंट नहीं करेगा. मतलब मेल ऑफिसर नॉर्मल टाइप की कंप्लेंट करेंगे तो उसकी कोई ज़्यादा सुनवाई नहीं होती. विमेन ऑफिसर्स ने अगर दूसरे टाइप की सेक्सुअल हैरेसमेंट टाइप की अगर कंप्लेंट कर दी तो बहुत कष्ट है. तो इसलिए विमेन ऑफिसर्स से कोई ज़्यादा इस तरीके का फालतू में भिड़ता नहीं है. बट अदरवाइज सेम टाइप की चीज़ें होती हैं विमेन ऑफिसर्स के लिए. मैं वो उस टाइप के फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात नहीं कर रहा. बायोलॉजिकली विमेन आर डिफरेंट, मैन आर डिफरेंट, तो उनके जो टेस्ट होंगे वो अलग ही होते हैं. दैट इज़ परफेक्टली फाइन अकॉर्डिंग टू मी. इसमें ये भी है कि लोग कहते हैं कि उनके लिए भी मेल वाले स्टैंडर्ड्स होने चाहिए. आई स्ट्रांगली डिसएग्री विद दिस. बायोलॉजिकली दैट इज नॉट बायोलॉजिकली इट इज़ डिफरेंट. हाँ, अगर उनको स्पेशल फोर्सेज में जाने के लिए अगर आपको कहना है या अगर उनको इन्फेंट्री वगैरह में जाने के लिए है, देन येस वी कैन हैव सेम स्टैंडर्ड्स एज मैन. बट अगर उनको नॉर्मली जैसे सर्विसेज वगैरह में जाना है, लेडी ऑफिसर्स को जैग में आना है या एजुकेशन कोर में जाना है, तो उनके लिए डेफिनेटली डिफरेंट स्टैंडर्ड्स होने चाहिए. अदरवाइज विमेन आ ही नहीं पाएंगी आर्मी में. सो दैट इज़ हाउ इट इज़. विमेन ऑफिसर्स के खिलाफ ऐसा कुछ नहीं है. आई हैव बीन जस्ट टुडे मॉर्निंग आई गॉट एन ईमेल फ्रॉम समवन. एक वो कुश कालरा का केस है जो कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है. तो सम गर्ल स्टूडेंट हैज़ अप्रोच मी सेइंग कि सर आप इसमें कुछ हमारी थोड़ी असिस्टेंस कर सकते हैं क्या, क्योंकि जिससे कि विमेन को IMA वगैरह जाने में थोड़ी सहूलियत मिल पाए. सो विमेन के लिए ऑब्वियसली आर्मी, नेवी, एयरफोर्स शुड बी ओपन, बट गेटिंग देम इनटू कॉम्बैट रोल्स इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट बॉल गेम व्हिच आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट. बट बहुत सारे लोग जो एक आर्ग्यूमेंट करते हैं कि विमेन आर स्टिल लुक्ड अपॉन एज सेकंड क्लास सोल्जर्स इन द मिलिट्री, इट्स नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू यू. See, if you're talking about hardcore combat situations, obviously women are different. ठीक है. There are other, aspects, वो मेरे को पता नहीं, लोग ज़्यादा बात शायद नहीं करते हैं तो क्यों नहीं करते. Let us say some woman is as strong as a man, okay, physically as competent as a man. हमारे साथ जो I think 40-50 women officers were commissioned. There was one lady cadet specifically जो मुझे याद है. Obviously, I will not take her name. I know her name. I'm in touch with her. She was very good. वो कई मेल कैडेट से आगे आती थी जो रनिंग वगैरह के इवेंट्स होते थे. Let us say she is physically as tough or better than some male officers. अब लड़ाई लग जाती है, पाकिस्तान से लड़ाई लग रही है या आतंकवादियों से लड़ाई लग रही है, सी दी होल डायनामिक्स चेंजेस. हमारे जो 1971 वॉर के जो भी प्रिजनर्स ऑफ वॉर पड़े हैं अभी तक जो सड़ रहे हैं पाकिस्तान में, अगर वो आदमी है तो ठीक है. लेट अस से दे वर विमेन एंड दे आर बीइंग रेप्ड एंड मोलेस्टेड बाय मल्टीपल पाकिस्तानी पीपल. इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ एन अपरोर वुड बी हैपनिंग इन द इंडियन नेशन. ओके, आई एम नॉट सेइंग कि अगर मेल पड़े हुए तो उनको पढ़ने दो, पड़े रहने दो, सड़ने दो, मरने दो. बट विद विमेन देयर इज अ कंप्लीटली डिफरेंट सेट ऑफ थिंग्स व्हिच बिकम्स रेलेवेंट. वॉशरूम्स उनको कैसे दोगे, इट इज़ अगेन अ प्रॉब्लम. ओके, क्योंकि वहाँ पे व्हेन यू आर इन एक्टिव फील्ड कंडीशंस देयर आर सिचुएशंस, मैं नहीं रहा हूँ ऐसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा, बट आई कैन इमेजिन एंड आई हैव हर्ड एंड आई नो दे आर ट्रू कि एक छोटा सा टेंट है, उसमें 3-4 आदमी रह रहे हैं, ऑफिसर्स एंड जवान्स. उसमें
I don't know if ladies will be comfortable staying there like that. And you have, how will you create washroom kind of situations? I don't know. Hmm. It is very easy to speak and very difficult to manage those situations. So, and moreover, I'll tell you one more situation. वर्ल्ड वॉर्स में इट इज़ नोन, हिस्ट्री में थोड़ा सा पढ़ के देख रहा, मुझे बहुत इंटरेस्ट था, मैं अपने कॉलेज के डे से देखता था. चाइना, जब व्हेन जापान इज इन्वेडिंग चाइना एंड रशिया एंड एशिया, सो देयर इज अ डॉक्यूमेंट्री ऑल्सो कॉल्ड यूनिट 731. बहुत इसमें डॉक्यूमेंट्रीज मिलती हैं यूट्यूब में, बहुत पुरानी डॉक्यूमेंट्रीज हैं. एंड दे आर डॉक्यूमेंट्रीज बाय द नेम ऑफ द रेप ऑफ नैंकिंग. सो जापानीज आर्मी इज, जैसे दे हैव प्लंडर्ड दिस चाइनीज विलेज, Nanking was, I think, a town or city, completely plundered by the Japanese army, and hundreds or thousands of women totally captured and made into comfort women. Comfort women, what is comfort women? कि यार ठीक है, अब Japanese soldiers also need to enjoy. So these hundreds or thousands of women are for the enjoyment of these soldiers. Correct. To be raped every night by scores of Fauji's. Let us say you induct women into the armed forces, into combat roles, they are being abducted like this, and someone is making, और Indian women भी हैं उसमें actually. ये जो comfort women जो बनाई गई हैं उसमें जो 50, 60, 70, 80 साल पहले Indian women were also part of that. Of course the Indian nation is not doing anything to agitate that issue, like we are not agitating so many other issues also. ठीक है, जैसे कि भगत सिंह ने जो बुक्स लिखी जेल में रहते हुए, वो अंग्रेज लोग ले गए, वो शायद ब्रिटिश म्यूजियम्स वगैरह में पढ़ी हैं, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग एनीथिंग अबाउट इट. इंडियन गवर्नमेंट इज नॉट बॉदर्ड टू आस्क द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू गिव एन अपॉलॉजी फॉर द जलियांवाला बाग मैसेकर एंड सो मेनी अदर थिंग्स. आई एम नॉट मेकिंग पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स, आई एम नॉट कंसर्न विद बीजेपी एंड कांग्रेस एंड आम आदमी पार्टी एंड व्हाटएवर. मेरे को कई पॉलिटिकल पार्टीज के नाम भी नहीं पता होंगे, बिकॉज आई एम ए पॉलिटिकल. बट इट इज अबाउट हुएवर इज इन पावर, दे आर नॉट डूइंग इट. इफ विमेन are made into comfort women in India, then मान लीजिए किसी की बेटी, किसी की बहू, किसी की बहन अगर उसमें कैप्चर हो गई है, और फिर उसमें पता है वो तो बोलेंगे ही कि यार हमारे परिवार के सदस्य कैप्चर हो गया. उस समय इमेजिन द काइंड ऑफ पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी दैट विल बी क्रिएटेड. लेट अस से बीजेपी के टाइम पे लड़कियों की एंट्री स्टार्ट कर दी कॉम्बैट रोल्स में, और वो उन लड़कियों को अबडक्ट कर लिया, और या वो प्रिजनर ऑफ वॉर बन गए, और वो चले गए पाकिस्तान में. अब इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ अ फरो, व्हाट काइंड ऑफ अ अपरोर दिस कांग्रेस पीपल विल क्रिएट कि यार तुम्हारे राज्य में तुमने ये स्टूपिड पॉलिसी लाई, अब देखो लड़की, हमारी बहू बेटियों का रेप हो रहा है डेली. या उल्टा हो जाए, कांग्रेस वाले पॉलिसी बना तो बीजेपी वाले कहेंगे व्हाट एवर इट इज, व्हिचएवर पॉलिटिकल पार्टी. तो इमेजिन देश में किस तरीके का अनरेस्ट फैलेगा. करेक्ट. सो गेटिंग women into combat roles, see, I find much of this thing to be very irrelevant. Why don't we talk about men giving birth to babies? मतलब यार जो चीज़ जेनेटिकली, बायोलॉजिकली, जो एक नेचर ने, ईश्वर ने, खुदा ने, अल्लाह, भगवान ने जो चीज़ ऐसी बनाई है, उसको वो रोल करने दो ना भाई. मतलब वो सी मैस्कुलिन टाइप ऑफ थिंग्स, एनीथिंग विच रिक्वायर्स फिजिकल एंड्योरेंस, फिजिकल स्ट्रेंथ, मसल स्ट्रेंथ इज ऑर्डेन्ड बाय नेचर टू बी डन बाय मैन. करेक्ट. ऐसा नहीं है कि मतलब आर्मी में ही क्यों विमेन को वही टाइप के रोल्स क्यों चाहिए, आप और कोई रोल कर लो. आपको मैस्कुलिन टाइप रोल्स का इतना शौक है, आप अपनी लेडीज़ कराटे अकेडमी खोल के चलाओ अपने गांव में, अपने शहर में. मतलब उसी रोल में कितने ऐसे रोल्स होते हैं. एयर हॉस्टेसेस क्यों नहीं लड़के बन सकते ज़्यादा, नर्सेस क्यों नहीं लड़के बन. जनरली देयर आर सम रोल्स विच आर जेंडर स्पेसिफिक. तो या मतलब अगर आपको वर्दी का इतना शौक है, यू कम इन टू नॉन कॉम्बैट रोल्स और डू सम कॉम्बैट टाइप ऑफ थिंग विच इज़ नॉन मिलिट्री रिलेटेड. बिकॉज आपने जालियनवाला बाग का भी यहाँ पे जिक्र किया. केनिया में माओ रिबेलियन हुआ था, in which a lot of people were tortured by the British. उसमें मतलब सोडोमी तक बात पहुँच गई थी ग्लास बॉटल से. एंड आफ्टर फ्यू ईयर्स जो लोग उसमें विक्टिम्स थे, दे रेज देयर वॉइस. उन्होंने जाके ब्रिटिश कोर्ट में आवाज़ उठाई, एंड उन्हें उसका एक तरह से मतलब अपोलोजाइज तो उन्होंने फिर भी नहीं किया, बट स्टिल दे गेव देम मनी एंड जो भी देना होता है, लीगली उन्होंने बैटल लड़ा. बट इंडिया ने ना तो गवर्नमेंट लेवल पे कभी कुछ जालियनवाला बाग के लिए किया, या लोगों ने उस तरह से आवाज़ उठाई. वी स्टिल हैवंट हर्ड एन अपॉलॉजी और एनी काइंड ऑफ स्टेटमेंट फ्रॉम द ब्रिट्स. रीज़न क्या है इसके पीछे? सी मैं इसका कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ बिल्कुल भी. मैं जलता हूँ इस इशू के बारे में, इसलिए बोल देता हूँ. मेरे को बहुत मैं इसके लिए जला हूँ अपने बचपन से लेकर के. 13-14 साल की उम्र से, जब से वो शहीद भगत सिंह वाली, अजय देवगन वाली मूवी लॉन्च हुई थी,
मेरी फैमिली से कोई शहीद नहीं हुआ जलियांवाला बाग में। हम पंजाबी लोग नहीं हैं, हमारे घर का कोई मेरे ख्याल से दूर दूर तक कोई क्रांतिकारी नहीं था, एज़ फार एज आई नो माई लीनेज। लेकिन मैं एक भारत माँ का बेटा हूँ, ठीक है। मुझे बर्दाश्त नहीं है कि कोई भी, आप कितने भी बड़े ताकतवर हो, एनी ब्लडी बास्टर्ड कमिंग इन टू माई मदरलैंड एंड लिटरली रेपिंग द सोल of this nation is absolutely not acceptable to me. क्यों, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, मैं उसका भी एक्सपर्ट नहीं हूँ। ये केसरी 2 मूवी बन रही है जिसमें अक्षय कुमार हैं और इस पर भी काफ़ी कंट्रोवर्सी हो चुकी है वो, बिकॉज दिस इग्नॉलेजेबल लेडी हु इज़ द ग्रैंड डॉटर ऑफ जनरल डायर, उस मूर्ख लेडी ने ये कह दिया है कि जनरल डायर वॉज इन लव विद इंडिया एंड इंडियंस एंड दोज पीपल वर लूटर्स जो जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे। वो एग्जैक्ट क्या स्टेटमेंट है मेरे को बहुत ज़्यादा गहराई से नहीं पता। तो लूटर्स ये वो कह रहे हैं जो खुद लुटेरे हैं, जिनका पूरा देश हमारी लूटी हुई वेल्थ पे बना हुआ है, जो मतलब जिनका ना हेड टू टो इज मतलब सने हुए हैं ये लूट की कमाई में। इनका मतलब 1 रुपये इन्होंने शायद देर इज़ अ इंटरव्यू वेयर इन कंगना रनावत इज इंटरव्यूइंग सदगुरु जग्गी वासुदेव। I have very high regards for Sadhguru Jaggi Vasudev, but I listen to him, I respect him, but I don't follow him. Follow him like in terms of his practices. I've watched some of his videos, but I don't follow his practices. तो Sadhguru Jaggi Vasudev कह रहे हैं कि the city of London is based on looted wealth from India. तो ये वो उनके वंशज कह रहे हैं जो ऐसे लूट के गए। तो anyway, मेरे को नहीं पता कि क्यों नहीं कंट्रोवर्सी हुई। बाय द वे, फॉर द रिकॉर्ड आई विल पुट इट, मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ सरदार उधम सिंह का। बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने कि उस जनरल डायर को ठोका वहाँ पे, ठीक है। अगर इनफैक्ट आई वुड एनवी हिम, मुझे मौका मिल जाए यार ऐसा, मैं पक्का 100% ठोकूँ जहाँ ऐसा मिल जाए कोई। सो इफ़ आई हैव दैट काइंड ऑफ रिसोर्सेज। सो अभी मूवी बन रही है जिसमें ये एक एडवोकेट हैं सी शंकरन नैयर, हु लॉक्ड हॉर्न्स विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड पुट अप अ लीगल बैटल, बट इट शुड बी सपोर्टेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट। एक्चुअली मुझे नहीं समझ आता। इनफैक्ट इन माई चाइल्डहुड आई यूज्ड टू थिंक, क्यों नहीं, हम 140 करोड़ की आबादी है। हाउ मच इज़ यूके? 7-8 करोड़ हैं शायद, 10 करोड़ 12 करोड़ होंगे शायद। वाई कांट वी ऑल, हमारे यहाँ के मतलब कम से कम 50-60 करोड़ तो डेमोग्राफिक्स, आई थिंक मोर देन 50% ऑफ इंडियंस आर लेस देन 30 ईयर्स ऑफ एज, और 35 ईयर्स के एज के तो शायद 53% इंडियंस हैं, मैंने कुछ दिन पहले देख रहा था। सो लेट अस से, क्योंकि इसमें मैं आई एम, जवान जो होते हैं वही थोड़े इस टाइप के काम कर सकते हैं, ओल्डर पीपल आर कंपैरेटिवली लेसर अग्रेसिव। वाई कांट वी ऑल गेट टुगेदर एंड स्टार्ट सम काइंड ऑफ अ मोमेंटम ऑन सोशल मीडिया? आजकल के ज़माने में इतना आसान है, इंस्टेड ऑफ सो मेनी स्टूपिड ट्रेंड्स विच आर रनिंग ऑन सोशल मीडिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट शुड गिव एन अपॉलॉजी for that Jallianwala Bagh massacre. Crores Indians should get together in India and abroad, and they should officially demand an apology from the British government. We should demand, देखो जो आप लूट के ले गए, जो आपने खा गए, हजम कर गए, वो तो अलग बात है। लेकिन जो अभी तक आपके पास है, जो आपने अपने म्यूजियम्स में रखा हुआ है, जो हमारे कोहिनूर का हीरा है, जो भी कुछ है, मैं हिस्टोरियन नहीं हूँ, मैं इसका बिल्कुल अभी एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जो भी कुछ रखा हुआ है वो तो दो आप वापस, क्योंकि आपको पता है वो आप लूट के लेके गए हो, आपको पता है, मुझे पता है, सबको पता है। आप उसे डिनाई कर सकते हो, एनीवन कैन डिनाई एनीथिंग। अब वही बात है, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप उसे एडमिट करोगे, नहीं हिम्मत है तो मत एडमिट करो, बट वी नो दैट यू हैव टेकन इट फ्रॉम अस एंड वी शुड डिमांड एन अपॉलॉजी। दिस इज माई हम्बल अपील टू एवरी सिटीजन ऑफ दिस नेशन। वी शुड, ऑन सोशल मीडिया देयर हैज़ टू बी मोर नेशनलिज्म, देयर हैज़ टू बी मोर पेट्रियाटिज्म। सिर्फ इससे नहीं हो जाता कि लोग ना, मैंने भगत सिंह की फ़ोटोज़ का बहुत फैशन है, but I have seen very few people who are willing to embody his ideology. उन पर गाने बन जाएंगे। एक वो गाना है, कौन सा, वेरी गुड सॉन्ग, आई रियली लाइक इट, भगत सिंह वा तेरी फ़ोटो क्यों नहीं छपती नोटों पे। पंजाबी सॉन्ग है, पंजाबी मेरे को अच्छे से नहीं आती, तो उसका मतलब गाना आपने बना दिया, वाई डोंट यू मेक इट अ सोशल मोमेंटम। मैं नहीं कह रहा हूँ कि महात्मा गांधी के हटाओ, आई लाइक महात्मा गांधी ऑल्सो, ट्रोलर्स कैन ट्रोल मी फॉर दिस, बट महात्मा गांधी बहुत महान व्यक्ति थे। एनीवे, सो व्हाट आई एम सेइंग इज, उनकी आइडियोलॉजी को आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करने की हिम्मत रखते हो?
थिंग्स विच वी नो आर रॉन्ग. देखिए, अगर किसी चीज़ में आपको डाउट है ना, आपको 90% लग रहा है सही है, 10% लग रहा है गलत है, या आपको 90% लग रहा है गलत है, 10% सही लग रहा है, तो आप उसमें मत करो. बट थिंग्स विच यू नो 100% आर रॉन्ग, यू आर कन्विंस्ड, every atom of your body is convinced that this is wrong, and still you're not protesting against it, it means you're weak, it means you're a coward. हाँ, किसी किसी की हो सकता है कि उस समय सर्कमस्टांसेस ऐसे हों, फैमिली कंडीशंस ऐसी हों, या किसी के छोटे बच्चे हैं, किसी की वाइफ प्रेग्नेंट है, किसी के ओल्ड एज पेरेंट्स हैं हु नीड मेडिकल असिस्टेंस, देन इट इज़ फाइन. बट जिसके कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है और फिर भी आपके मुंह में जुबान नहीं है, means you're covered. Yeah. So we should all get together, sit, young people, and we should, raise a collective voice and demand an apology from them.